गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास का आंसर दो। आचार्य चरक के अनुसार अजात व्रण के शांति के लिए क्या करेंगे हम? रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण करेंगे, है ना। रक्त मोक्षण करेंगे। आठवां व्रण उपक्रम कौन सा था? अपीड़न। अवपीड़न। अपीड़न। शोथ नाशक के लिए आचार्य चरक ने कौन सा प्रदेय बताया था? विजय। विजय आदि, है ना। विजय। विजय आदि प्रदेय हमने देखा था। शोथ का निर्वापन करने के लिए, वहां पर दाह शांति के लिए कौन से वट आदि। ये वट आदि। वट आदि प्रलेप का हम प्रयोग करवा रहे थे। पीड़िका में कौन कौन सा शस्त्र कर्म हम करवाएंगे आचार्य चरक के अनुसार? प्रच्छान और वेदन। प्रच्छान और वेदन। हैंड रेस करके आंसर दोगे कोई तो। कुष्ठ में हम कौन कौन सा शस्त्र कर्म करवाएंगे आचार्य चरक के अनुसार? उर्वशी बोलो। प्रच्छान और लेखन। प्रच्छन्न और लेखन, है ना। पीड़िका में हमने देखा था प्रच्छन्न और वेदन करवा रहे थे हम। ओके। और कुष्ठ में हमने देखा था प्रच्छन्न और लेखन हम करवा रहे थे। ओके। अर्श में आचार्य सुश्रुत क्या बता रहे थे? कौन से शस्त्र कर्म? छेदन और लेखन। छेदन और लेखन। छेदन और लेखन। और आचार्य चरक ने अर्श में क्या बताया, क्या करेंगे हम? छेदन। छेदन करेंगे, है ना। छेदन करेंगे। आचार्य चरक बताते हैं जहां पर भी अधिमास हो गए तो वहां पर जैसे अर्श आदि रोग, वहां पर हम क्या करवाएंगे? छेदन करवाएंगे। सिंपल सी बात है ना। आचार्य चरक ने षड्विध उपक्रम बताए थे। भेदन की जगह पर पाठन उन्होंने वर्ड यूज किया था। और विस्त्रावन की जगह पर क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था? प्रच्छान। प्रच्छान बोला था। ओके। अब मेरे को बताओ कि पक्व व्रंशोफ में आचार्य चरक के अनुसार कौन सा शस्त्र कर्म हम करेंगे? पाठन। पाठन। पाठन करेंगे। पक्व गुल में, पक्व रक्तज गुल में क्या करेंगे? भेदन। वेदन। वेदन करेंगे, है ना। पंक्चर करेंगे। जहां पर पक्व गुल में, पक्व रक्तज गुल में, वहां पर हम वेदन करेंगे, पंक्चर करेंगे। और जहां पर पक्व व्रंशोफ था तो वहां पर हम इंसिजन ले रहे थे, दैट इज पाठन कर्म हम कर रहे थे। ओके। गंभीर पाठित व्रण में हम कौन सा शस्त्र कर्म करेंगे? सेवन। सीवन करेंगे। अगर आपने डीप इंसिजन लिया हुआ है ना, तो जो भी आप करने के बाद में, जो भी जिसके लिए भी आपने इंसिजन लिया था, उसके बाद उसको क्लोज करोगे आप, तो C1 करोगे, डेट इज सूचरिंग करोगे। वैसे हमने देखा था कुक्षी और उदय प्रदेश की जो गंभीर परन है, वहां पर भी हम C1 कर रहे थे। या उद्वृत्त, स्थूल पर्यंत, उत्सन्न, कठिन वरण में हम क्या करेंगे? छेदन। छेदन करेंगे। लेखन हम कुष्ठ में तो कर रहे थे, और कौन से कंडीशन में कर रहे थे लेखन? क्लास। किलास में, है ना। आचार्य सुश्रुत भी बोल रहे थे कुष्ठ और गिलास में हम क्या करेंगे? लेखन करेंगे। किलास इज नथिंग बट अपना कौन सा? तो श्वित्र, है ना। हम देखते हैं चारुन, दारुन, श्वित्र वगैरह करके सभी गिलास के 3 प्रकार में आचार्य चरक बता देते हैं, ऐसे हमने देखा हुआ ही है। ओके। विसर्ग में हम कौन सा शस्त्र कर्म करेंगे चरक के अनुसार? वेदन। वेदन करेंगे, है ना। वेदन, वेदन, वेदन करेंगे हम चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमने भेदन और विस्त्रावन देखा था, किसमें? तो विसर्प में। ध्यान में रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। नाड़ी व्रण में हमने सुश्रुत के अनुसार देखा था एशन और भेदन। और आचार्य चरक क्या बता रहे थे नाड़ी व्रण में? पाठन, है ना। आचार्य चरक क्या बता रहे थे वहां पर? पाठन शस्त्र कर्म बता रहे थे। मेरे को कोई तो अस्थि संधान की विधि बताएगा सीक्वेंस से। अस्थि संधान की विधि, सना बोलो। पहले से कवलिका रखेंगे, फिर उसका बंधन कर देंगे, फिर उसको स्थित करने के लिए कुशा का यूज करेंगे और फिर प्रभु सर पे युक्त बंधन से उसका पटबंधन कर देंगे। या, है ना। सर्पी युक्त पट बंधन से हम उसको अचल कर देंगे। कवलिका रखेंगे, बंधन, फिर उसके बाद कुशा, फिर सर्पी युक्त पट बंधन, है ना। ये मतलब हमने अस्थि संधान विधि देखी थी। अगर प्रलंबित मांस होगा तो उसकी चिकित्सा क्या होगी? हैंड रेस करके आंसर दो कोई तो। प्रलंबित मांस की लटका हुआ मांस है, कटने के बाद हम क्या करेंगे वहां पर? सीक्वेंस बताओ, विधि बोलो। मधुसर्पी का लेप करेंगे, उससे फिर उस पे बंधन कर देंगे और प्रियंगवादी का अवचूर्णन करेंगे और पंचवल्कल या फिर सुक्ति चूर्ण का अवचूर्णन करेंगे। अवचूर्णन करेंगे ना। एक तो मधु सर्पी लेप करके अपने को बंधन करना है, उसके ऊपर अपने को प्रियंकवादी अवचूर्णन करना है। फिर हमने देखा था वहां पर पंचवल्कल का सुक्ति चूर्ण के साथ हम क्या करेंगे? अवचूर्णन करेंगे। ऐसे हमने देखा था व्रण रोहन करने के लिए हम पंचवल्कल का सुक्ति चूर्ण के साथ अवचूर्णन कर रहे थे। ये हमने प्रलंबित मास में देखा था। ओके। अब मेरे को बताओ, सूक्ष्म अननय और कोशयुक्त व्रण कौन सा कर्म करेंगे हम? पीड़न। पीड़न करेंगे। पीड़न। पीड़न करेंगे। और एक कोई तो हैंड रेस करके आंसर दो। दीपक बोलो।
सर एशन में था सूक्ष्मानन कोश व्रण और बहुस्राव पर, लेकिन मर्म पे स्थित न हो। या हमने देखा था एशन में कि सूक्ष्म व्रण है, बहुस्राव युक्त है और कोश युक्त है ना, कोश युक्त मतलब कैविटीज वगैरह। बट अगर मर्म प्रदेश पर आश्रित नहीं होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, एशन करेंगे। एशन के एशनी के कितने प्रकार आचार्य चर के अनुसार? दो दो प्रकार दो प्रकार। अगर मांस स्थित है, गंभीर व्रण है, तो वहां पर एशन के लिए किसका प्रयोग करवाएंगे हम? कठिन 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 एशनी लोह एशनी, के लोह सदा आदि का। है कठिन ना, लोहादि शलाका से बने हुए कठिन एशनी का हम प्रयोग करवाएंगे, है ना, जहां पर मतलब मांसल प्रदेश वगैरह नहीं है वहां पर एशन करने के लिए हम किसका, तो मतलब जो भी औद्भिद द्रव्य के नाल वगैरह है ना, डेट इज प्लांट्स के जो भी ब्रांचेस है, स्टेम्स है, जो भी मृदु स्टेम ब्रांचेस है, उसका हम प्रयोग करवा रहे थे, ऐसे हमने देखा हुआ था। ओके, अब मेरे को बताओ, नेत्र स्थित व्रण और कुष्ठ के व्रण, इनमें कौन सा कर्म हम नहीं करेंगे? अग्निकर्म नहीं करेंगे। अग्निकर्म, अग्निकर्म नहीं करेंगे, है ना। वैसे हमने देखा था स्नायु और मर्म प्रदेश के जो व्रण हो गए, वहां पर भी हम अग्निकर्म नहीं कर रहे थे। विषुप्त व्रण थे, सशल्य व्रण थे, वहां पर हम अग्निकर्म नहीं कर रहे थे। नेत्र स्थित व्रण थे और कुष्ठ के व्रण थे, वहां पर हम अग्निकर्म नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना, कि स्नायु और मर्म प्रदेश गत व्रण और जो कुष्ठ के व्रण है, वहां पर हम अग्निकर्म नहीं करेंगे। कोई तो आंसर दो। त्वक संजनन करने के लिए हम कौन से अवचूर्णन का प्रयोग करवाएंगे? ऐसी दो। ककुबादी ककुबादी अंगुनन ककुबादी अवचूर्णन। वहां पर ककुब किसका पर्याय था? अर्जुन 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 का। कालिक का दिलेप का प्रयोग हम क्यों करवा रहे थे? सवर्णीकरण सवर्णीकरण है ना, सवर्णीकरण। कि वहां पर अगर मतलब क्या हो गई, स्किन बहुत ही मतलब डार्क हो गई है, तो उसको मतलब नॉर्मल स्किन के कलर में लेके आने के लिए हम किसका प्रयोग करवाएंगे? कालिक आदि लेप का प्रयोग करवाएंगे। वहां पर कालिक चंदन का प्रकार था, है ना, पीत चंदन का पर्याय के रूप में हम देखते हैं। धन्वंतरि निघंटु में कालिक किसका प्रकार बता देते? क्या एक बताया था? चंदन अग्रु का, अग्रु अग्रु का, है ना। भाव प्रकाश बताते हैं पीत चंदन का पर्याय। और जो धन्वंतरि निघंटु का सुन लो, भाव प्रकाश का मेन मत याद रखो कि भाव प्रकाश ने पीत चंदन के पर्याय के रूप में कालिय करके बताया। और हमने कालिय का लेप में एक मतलब द्रव्य देखा था, मेन कौन सा इंग्रेडिएंट था? पारद। हमने वर्ण का लेप देखा था, ध्यामक आदि लेप, जिसमें अमृता सन, काशिस, अमृता सगी स्तुत्थ, डैटिस अपना सशक्ता और काशिस वगैरह थे, ये ध्यामक आदि लेप में हमने देखा था। रोम संजनन योग में हमने देखा था कि चतुष्पाद प्राणियों की जो भी त्वक, रोम, खुर, शुंग, अस्थि के भस्म भस्म वगैरह रहेंगे, उसको किस में मिलाकर प्रयोग करवाएंगे हम? तेल में। व्रण शैथिल्य का लेप कौन सा था? लोद्रादि लेप। व्रण मार्दव का लेप कौन सा था? और घृत मिलाकर या यवचूर्ण में अधिक मात्रा में घृत मिलाकर हम किसका प्रयोग करवा रहे थे? व्रण मार्दव का लेप का प्रयोग करवा रहे थे। ऐसा हमने देखा था। लास्ट वाली लेप सिंगल सिंगल वर्ड है, डायरेक्ट रट्टा मारना अपने को। व्रण शैथिल्य का लेप, लोधरादि लेप, व्रण मार्दव का लेप, यवचूर्ण में अधिक घृत मिलाकर। ककुपादि अवचूर्णन हम त्वक संजनन करने के लिए ना, त्वक की उत्पत्ति करने के लिए प्रयोग करवा रहे थे। त्वक शुद्धिकर परम कौन सा था अपना लेप? मनशिलादि लेप हमने देखा था, त्वक शुद्धिकर परम। मनशिलादि घृत देखा था हमने, रोग अधिकार, हिक्का श्वास, हिक्का श्वास, मनशिलादि हमने घृत देखा था, हिक्का श्वास। मनशिलादि धूम का देखा था, कास में, हमने कास में देखा था, है ना, मनशिलादि धूम, मनशिलादि घृत हिक्का श्वास में, मनशिलादि धूम कास में, और मनशिलादि लेप हम पहले कुष्ठ में देख चुके हैं, श्वित्र में देख चुके हैं। अभी हमने त्वक शुद्धि का लेप करके भी हमने देखा था मनशिलादि लेप, ठीक है। यहाँ पर अपना द्विवर्णीय चिकित्सा खत्म हो चुका था। उसके बाद हम चलेंगे त्रिवर्णीय चिकित्सा, है ना। आचार्य चरक के अनुसार वी नो तीन प्रधान मर्म होते हैं। कौन से तीन प्रधान मर्म होते हैं? शिर, हृदय और बस्ती। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि आज जो सीक्वेंस है उसी के अनुसार हम चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आचार्य चरक बता रहे हैं बस्ती, हृदय और शिर, है ना। तो इनको उन्होंने बोला है तीन प्रधान मर्म है। बोले ये तीन ही प्रधान मर्म क्यों? क्योंकि वी नॉर्मली सही कि मतलब क्या होता है, 107 मर्म होते हैं और मर्म के प्रकार कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के मर्म होते हैं, है ना। 6 प्रकार के मर्म कौन बताते हैं? धमनी मर्म को कौन ऐड करते हैं? वाग्भट, हृदय वाले, है ना, हृदय वाले। तो वहां पर हम देखते हैं कि अष्टांग हृदय 6 प्रकार के धमनी मर्म भी ऐड कर देते हैं।
नॉर्मली हम 5 प्रकार के देखते ही है, ओके। और टोटल मर्म की संख्या हम देखते हैं 107, ओके। तो 107 में से 3 प्रधान मर्म होते हैं। वो 3 प्रधान मर्म के जो रोग है वो इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। अब सेकंड ईयर वाले अगर बच्चे को लेक्चर कर रहे हैं तो इतना सुन लेना, हर एक डिजीज चलेगा, डिजीज के साथ चिकित्सा चलेगा। चिकित्सा वाला पार्ट खाली सुनते रहना, है ना। क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ही सिंगल सिंगल लाइन के डिजीज आएगी, उसके बाद चिकित्सा चलेगी उसकी। तो ऐसा होगा नहीं कि पूरा निदान का पार्ट एक साथ पढ़ा दिया मैंने, चिकित्सा का एक साथ हो गया, ऐसा नहीं होगा। सुनते रहो, चिकित्सा वाला कोई ये नहीं है। बाकी निदान वाला जो भी पार्ट आएगा उस पर अपना ध्यान होना चाहिए, जो भी प्रकार आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, उस सब के ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो वी नो कि मतलब 107 मर्म होते हैं, 107 मर्म में 3 मर्म को प्रधान बोला है। वापस सीक्वेंस याद रखना है ना, कभी आ जाएगा, ये भरोसा नहीं होता इनका। तो बस्ती, हृदय और शिर, ये 3 हमने प्रधान मर्म बताया। और बोला है इनको ही प्रधान मर्म करके क्यों काउंट किया गया, तो बोले प्राण आश्रयाता, कि इनमें प्राण की स्थिति होती है। अब मर्म, सभी मर्म में प्राण की स्थिति होती है, बट यहाँ पर विशेष करके प्राण की स्थिति होती है। तो ये एजर्शन रीजनिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य चरक ने 3 प्रधान मर्म में बस्ती, हृदय और शिर का वर्णन किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर विशेष करके प्राण का आश्रय होता है। एक तो हम देखते ही है चरक सूत्र 17 में एक रेफरेंस हम देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं, प्राणिनाम प्राणः यत्र आश्रिता सर्व इंद्रियाणि च, है ना। कि जहां पर प्राणियों के शिर। प्राण और सभी इंद्रिय आश्रित है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिर। तो वी नो शिर में मतलब प्राण आश्रय होता है, ये हम चरक सूत्र में एक रेफरेंस देख चुके हैं। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बस्ती, हृदय और शिर, यहाँ पर विशेष करके प्राण का आश्रय होता है। तो इसके लिए इनको क्या बोला गया है, 3 प्रधान मर्म करके बोला गया है। आचार्य वी कैन से चरक, जो मतलब हम देखते हैं कि शारीस्थान में 10 प्राणायतन देखते हैं, उसमें कितने मर्म बताते हैं, 10 ये प्राणायतन बताते में हैं। 6 बताते हैं। कितने बताते हैं, छह। 6 बताते हैं। अष्टांग संग्रह कितने बताते हैं, 10 सात प्राणायतन में मर्म सात 7 बताते हैं, सात ठीक है। ध्यान में रखो, चरक का याद रखो। आचार्य चरक ने शारी स्थान में, एक तो आचार्य चरक पहले सूत्र स्थान में बताते हैं, है ना, शंख मर्म त्रयम कंठो रक्तो शुक्र ओजसी गुदम करके, है ना। फिर बाद में शारी स्थान में बताते हैं, वापस शंख को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम देखते हैं, खाली इतना पहले तो नंबर याद रख लो, बाकी हम सूत्र स्थान, शारी स्थान में, सब सूत्र स्थान में तो देख चुके हैं, शारी स्थान में देखेंगे हम, है ना। कि आचार्य चरक ने 10 प्राणायतन में 6 मर्म का वर्णन किया है। और आचार्य वीकन से वृद्ध भागवत दैट इज अष्टांग संग्रह वालों ने, इन्होंने क्या किया है, 10 प्राणायतन में 7 मर्म का वर्णन किया है। अब 7 एक एक्स्ट्रा कौन सा आ गया, एनीवन, चर के अलावा, एनीवन, जीवा जीवाबंध, नाभि जीवोबंद जीवाबंध, है ना। जो जीवा बंधन होता है वो एक्स्ट्रा मानते हैं, ये हम देखते ही है ना। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार 10 प्राणायतन में 7 मर्म, और चरक के अनुसार 10 प्राणायतन में 6 मर्म। कौन से 10 प्राणायतन, शारी स्थान वाले। सूत्र स्थान और शारी स्थान में डिफरेंस है ना, तो शारी स्थान वाले में 6 मर्म आते हैं, 3 मर्म लिख के नहीं आ जाना वहां पर, ओके। तो और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि मर्म प्रदेश पर होने वाले जो रोग है उनको क्या बोलेंगे, महागत, है ना। बहुत बार हम यह महागत देख चुके हैं, हैंडिस करके सुनाते रहो, कौन कौन से महागत बोले, दीपक बोलो। तो एको महागत अतत्व विनिवेश को, महागतम महावेगम अग्निवत दीर्घकारी रक्तपित्त को, और महागत साउथों में आया है, और राजक्षमा के छह वो धातु शैजन्य छजन्य राजस्व में, राजक्षमा, और और हलीमक मदाते में भी में आया है बस हलीमक में हलीमक महाव्याधि, महाव्याधि आया है, हलीमक में बस महाव्याधि आया है। इसमें क्या था, मदाते में महागतम और महादोषम। महादोषम महागदम, है ना। मदाते में क्या था, महादोषम महागदम, ठीक है। और मतलब आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पर बताया था, लिंग नाश। लिंगनाश में, है ना। आचार्य सुश्रुत ने कहा बताया था, लिंगनाश में, ओके। वी शुड नो, एको महागत अतत्व अभिनिवेश में हम देखते हैं, महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी चा, हम रक्तपित्त में देखते हैं, महादोषम महागदम रिसेंटली हमने देखा था मदात्य में, है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, और शयजन्य राजक्ष्मा था, उसको भी हमने देखा था महागत करके बोल रहे थे, ओके। शब्दों में हमने महागत करके देखा था। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो 3 प्रधान मर्म है, कौन से, बस्ती, हृदय और शिर, इनमें होने वाले रोगों को भी क्या बोला है, तो महागत करके बोला है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम देख चुके हैं, लिंगनाश में चतुर्थ पटल गत जो दोष हो गए, जहां पर दृष्टि का नाश होगा, डेट इज लिंगनाश, जिसको मॉडर्न में कैटरैक्ट से कंपेयर करते हैं, उसको भी महागत बोला गया है करके, ठीक है। हालिमा को महाव्याधि बोला गया था, महागत नहीं था वहां पर, ओके। तो ये सब श्लोक में क्या याद रखोगे, 107 बार में वी नो, बट बस्ती, हृदय और शिर को प्रधान मर्म बोला गया है, क्यों, क्योंकि वहां पर प्राण का आश्रय होता है, इसके लिए। और इनमें होने वाले रोगों को क्या बोलेंगे, हम महागत बोलेंगे। तो बोले वो सुनो कि क्या मैं बता रहा हूँ करके, दैट इज अग्निवेश को आत्रे पुनर्वसु बता रहे हैं।
तो पहला उन्होंने रोग बताया कौन सा, उदावर्त। तो ये जो रोग उन्होंने स्टार्ट किया ये बस्ती से स्टार्ट किया है ना। पहले बस्ती के रोग बताएंगे, उसके बाद हृदय के रोग बताएंगे, उसके बाद सिर के रोग बताएंगे। तो उदावर्त को उन्होंने बस्ती रोग में इंक्लूड किया है, क्योंकि अधो प्रदेश का वेग है, वीकेंड से वायु की जो अधोगति है उसमें अवरुद्ध हो रहा है। पहले तो कोई तो मुझे हैंड रेस करके आंसर दोगे। आचार्य चरक ने उदावर्त कितने बताए, कौन से बताए? गरिमा बोलो। 6 बताए, मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपान और छर्दियों शब्द। या एक तो चार नीचे वाले, मूत्र, पुरुष, शुक्र और अधोवात, जिसको हम अपान वायु करके भी बोल लेते हैं, कोई ये नहीं है ना। और ऊपर वाले में हम देखते हैं दो, दैट इज छर्दी और छवतु, दैट इज ठीक है ना। तो ये 6 वेग होता है, ये 6 वेग धारण की वजह से क्या होता है, उदावर्त होता है। ये आचार्य चरक बताते हैं। आचार्य सुश्रुत कितने उदावर्त बताते हैं? 13 तेरह। है ना। एक आचार्य सुश्रुत कितने निमित्त बताते हैं? 13। ओके। 13 कौन से बताते हैं? बोलते हैं जो अपने अधारणीय वेग है उनके धारण करने की वजह से क्या होगा, तो अधारणीय वेग भी 9 13 होते करके, उनके धारण करने की वजह से क्या होगा, तो उदावर्त होगा। तो आचार्य चरक के अनुसार 6 उदावर्त, आचार्य सुश्रुत के अनुसार 13 उदावर्त। आचार्य सुश्रुत एक एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, बट उसको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना, मतलब संख्या में काउंट नहीं करेंगे। अपथ्य निमित्तज, अपथ्य भोजन की वजह से होने वाला, दैट इज अपथ्य निमित्तज 13वां प्रकार बता दे, 14वां प्रकार बता देते हैं, बट 13 प्रकार ही बोलना है अपने को, कोई ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले आचार्य चरक के अनुसार उदावर्त के हेतु। अब वी नो उदावर्त में वात की प्रधानता, तो यहाँ पर हेतु भी कैसे हो गए, वात वाले। कषाय, तिक्त, उष्ण, उष्ण मतलब होता है कटु, है ना। उष्ण मतलब होता है कि मतलब जो गर्म होता है, उष्ण मतलब क्या होता है, कटु। तो बोले कषाय, तिक्त, कटु रसात्मक द्रव्य, रुक्ष वगैरह भोजन, इनकी वजह से क्या होगा, तो वात की वृद्धि होगी, जिसकी वजह से उदावर्त हो रहा है। वेगों का संधारण वगैरह करना, है ना। तो यहाँ पर बोला संधारण, अभोजन, मैथुनश्च, भोजन नहीं करना, मैथुन वगैरह में रत रहना, तो इसकी वजह से सब वात की प्रकोप होगी। रीड कर लो, कोई नहीं है। फिर क्या बता रहे हैं, संप्राप्ति बता रही है। पक्वाशय कुप्यति चेद अपान, बोले पक्वाशय गत जो वायु है, कौन सा वायु, जो अपना अपान वायु। स्त्रोतांसी अपान वायु। या अपान वायु। स्त्रोतांसी अधोगानी बलि सारुद्धवा, है ना। तो जो अधोवाह स्त्रोत से मतलब नीचे के डायरेक्शन में जाने वाले, तो वहां पर क्या होगा, वात की गति में रुकावट होगी। अब वात की गति में रुकावट हो रही है, कौन सी वात की गति में, अपान वायु। अब अपान वायु का नॉर्मल कर्म क्या है, विट, मूत्र, वात, इनको सब बाहर निकालना। जब अपान वायु की गति में अवरोध हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, विट, मूत्र और जो वात है, दैट इज मारुत मतलब वात है, इनकी गति में भी क्या होगा, तो संग होगा, दैट मीन्स अवरोध होगा। इसको उन्होंने क्या बोला है, तो उदावर्त बोला है ना। तो उदावर्त में क्या बताया यहाँ पर आचार्य चरक ने, एक तो वात के प्रकोप करने वाले हेतु, दैट इज कषाय, तिक्त, कटु, रुक्ष भोजन वगैरह करना, वेगों का धारण करना, भोजन नहीं करना, मैथुन करना वगैरह, ये सब रीड कर लो, है ना। अपने को ध्यान में रखना है उदावर्त में कौन से वायु की दृष्टि बताई है आचार्य चरक ने। तो बोले कि पक्वाशय में रहने वाले अपान वायु की दृष्टि बताई है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पुरुष है, वायु है, दैट इज अधोवात, और जो मूत्र है उसमें क्या होगा, संग होगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उदावर्त बोलेंगे, जो कैसे होगा, सुघोरम, अत्यधिक कैसा होगा, भयंकर होगा, ठीक है। अब आगे जाओ, यहाँ पर उदावर्त के लक्षण बता रहे है ना। पहले उदावर्त वातज है, तो पहले पेन से चालू किया उन्होंने कि पेन कहाँ कहाँ होगा, तो बोले बस्ती प्रदेश में, क्योंकि बस्तीगत रोग चल रहा है, तो इसके लिए पहले उन्होंने बताया पेन कहाँ हो रहा है, तो बस्ती प्रदेश में। फिर बोला रित प्रदेश में, अब रित प्रदेश मतलब यहाँ पर एपिगैस्ट्रम रीजन, कुक्षी में, है ना, एब्डोमेन एरिया में। ओके, बट यहाँ पर कुक्षी भी बोला है, उधर भी बोला है, तो कुक्षी कभी एब्डोमेन आता है, कभी आमाशय आता है, तो यहाँ पर हम आमाशय करके लेंगे, है ना। और यहाँ पर उधर मतलब पूरा एब्डोमेन लेंगे। तो बोले वहां पर क्या, अभीक्ष्ण, अभीक्ष्ण मतलब क्या, अत्यधिक वेदना होगी। कहां पर वेदना हो रही है, बस्ती, रित, कुक्षी, उदर। पहले तो ये बात ध्यान में रखोगे, उदावर्त में वेदना कहां पर हो रही है, तो बस्ती, रित, कुक्षी और उदर प्रदेश में वेदना हो रही है। आगे रीड करो, यहाँ पर आदमान हो रहा है ना, आ जाएगा। उदावर्त में मतलब क्या होता है, आदमान होता है, अनाह होता है, तो अब बोलेंगे आदमान हो रहा है करके, ठीक है। आगे क्या बोला है, विकर्तिका। अब विकर्तिका मतलब परिकर्तिका, जिसको हम फिशर से कंपेयर करते हैं, जहां पर बोलते हैं कैंची से काटने के समान वेदना। जैसे हम पाइल्स का पोजीशन देखते हैं, पाइल्स की पोजीशन क्या होती है, एनीवन बोलो। Week 7, 7, 11, 11, 7 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक। जस्ट इमेजिन कर लो, ये अपना वॉच है ना, और ये मतलब क्या है, एनुअल ओपनिंग है। तो 3 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक में क्या, अपने को पाइल्स के टैग्स वगैरह पाए जाते हैं। फिशर कॉमनली कहाँ पाया जाएगा, तो जो अगर मिडलाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो मिडलाइन के पोस्टीरियर, है ना, पोस्टीरियर मिडलाइन में अपने को फिशर कॉमनली पाया जाएगा। तो कहीं पूछ लिया फिशर का कॉमनेस्ट साइड क्या है, तो आप बोलेंगे मिडलाइन
का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पर मतलब दैट इज 6 o'clock पोजीशन। सिंपल सी बात है ना, ये अपना 12 o'clock पोजीशन है, क्लॉकवाइज चलना है अपने को। तो 12 o'clock 1 2 3 4 5 6, तो 6 o'clock पोजीशन पे अपने को क्या पाया जाएगा, तो फिशर कॉमनली पाया जाएगा, पहले याद रखना है। फिर क्या बोले, बस्ती प्रदेश पर शोध, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ना, कि उदावर्त में शोध कहाँ पर देखा जाएगा। पेन तो मल्टीपल जगह पर हो रहा है, शोध एक ही जगह पर बताया उन्होंने, कहाँ पर बताया, बस्ती प्रदेश पर। क्यों, क्योंकि उदावर्त बस्तीगत रोग है ना। ऐसे करके हम देख रहे हैं, पहले हम 3 प्रधान मर्म देख लिए थे, बस्ती, हृदय और शिर, और बस्ती प्रदेश के रोग से हमने स्टार्ट किया। तो बस्ती प्रदेश के रोग में पहले उन्होंने उदावर्त का वर्णन किया है, तो उदावर्त में शोध का हो रहा है बस्ती शोध। ऐसे लॉजिक सिंपल हम याद रख सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को पता है कि वात की मतलब क्या हो रही है, अधोवात की गति नहीं हो रही है, अधोगति नहीं हो पा रही है, ऊपर वगैरह जा रहा है, तो उसकी वजह से अपना कर्म नहीं करेगा, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करेगा वो सब हम देख रहे हैं। क्या बता रहे, वर्चो अप्रवृत्ति, कि पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी, सीधी बात है ना, कि अगर वायु अपान वायु अपना कर्म नहीं कर रहा है तो पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर बोले जठरेचा गंडानी, अब गंड मतलब क्या होता है, तो स्वेलिंग की बात आती है ना, कि फुला देगा किसको, तो बोले जठर दैट इज एब्डोमेन को। बस्ती प्रदेश में शोथ हो रहा है, जठर प्रदेश में क्या हो रहा है, तो गंड, यहाँ पर गंड मतलब गलगंड नहीं है ना, गंड मतलब क्या होता है, कि मतलब जैसे मतलब स्वेल वगैरह कर देगा वैसे, है ना। फिर क्या बोला, ऊर्ध्वश्च वायु विहतो गुदे स्यात्, बोले गुद प्रदेश का जो वायु है वो विहत हो गया, उसकी गति में मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो क्या करेगा, ऊर्ध्व गति करेगा, तभी तो हम उदावर्त बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि वायु की जो अधोगति होने वाली थी वो वायु की अधोगति नहीं हो रही है, तो गुद प्रदेश में क्या हो गया, विहत हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो वायु की क्या हो रही है, ऊर्ध्व गति हो रही है, तो आ जाएगा ऊर्ध्वश्च वायु विहतो गुदे, है ना, कि गुद प्रदेश में वायु विहत होने की वजह से जिसकी ऊर्ध्व गति हो रही है, ये किसके लिए कहा गया, तो उदावर्त के लिए कहा गया। फिर क्या बता रहे, कृच्छेन शुष्क से चीरात प्रवृत्ति स्याद्वा तनु स्यात् खर रुक्ष शीता, है ना। तो बोले जो पुरुष की प्रवृत्ति एक तो नहीं ही हो रही है, कोई कोई बोलते हैं यहाँ पर वचो अप्रवृत्ति, है ना, वचो मतलब क्या हो जाएगा, वाक की अप्रवृत्ति, कि मतलब पेशेंट बोल नहीं पा रहा है करके, है ना। बट यहाँ पर हम वर्चो अप्रवृत्ति लेंगे, पाठ भेद में नहीं जाएंगे। फिर वापिस बता रहे, एक तो मतलब पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी, और होगी भी तो कैसे, देरी से होगी, डिफिकल्टी से होगी, शुष्क होगी, वात का प्रकोप हो गया वहां पर, वो क्या करेगा, सभी चीजों को सुखा देगा। अब जब हार्ड हो गया पुरुष, तो बहुत ही डिफिकल्टी से निकलेगा, देरी से निकलेगा, है ना, और कैसे निकल रहा है, शुष्क निकल रहा है, या फिर पतला निकल रहा है, खर निकल रहा है, रुक्ष निकल रहा है, शीत निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं देरी से, कष्ट से सूखे मल का निकलना, या फिर मल का क्या, तो पतला, खर, रुक्ष और शीत निकलना। तो ये आ जाएगा लक्षण, कृच्छन शुष्क से चिरात प्रवृत्ति वा स्याद वा मतलब और, है ना, या फिर, तो बोले तनु स्यात् खर रुक्ष शीता, किसका लक्षण है, अधिसार का लक्षण है, ग्रहणी का लक्षण है, उदावत का लक्षण है, आत्मान का लक्षण है, ऐसे करके प्रवाहिका का लक्षण है, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो वी शुड नो यहाँ पर उदावर्त का है, क्योंकि वात की दृष्टि हो रही है, अपन वायु की दृष्टि हो रही है, एक तो मल बहुत ही डिफिकल्टी से निकल रहा है, शुष्क होकर निकल रहा है, और मतलब कैसे, तो देरी से निकल रहा है, या फिर पतला निकल रहा है, खर रुक्ष शीत निकल रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या, एक तो बस्ती शोथ, कि बस्ती प्रदेश में शोध हो रहा है। फिर ये लाइन आ जाएगा, ऊर्ध्वश्च वायु विहतो गुदे से आता, जो सिंपल होगा, कि वायु की ऊर्ध्व गति हो गई, क्योंकि गुद प्रदेश में क्या हो गया, विहत हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, है ना। बाकी ये लाइन पूरा का पूरा आएगा, किसके लिए कहा गया, तो अब उदावर्त के लिए कहा गया। बट कॉमन क्वेश्चन कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, उदावर्त से होने वाले रोग 2 बार बन चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन, है ना, इनमें से कौन सा उदावर्त से होने वाला रोग नहीं है करके। ओके, तो हम क्या करेंगे, कौन सा है वो रटेंगे, और बाद में देख लेंगे भाई वहां पर ऑप्शन क्या है। अब यहाँ पर मल्टीपल डिजीज है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करके याद करेंगे, है ना। अभी कोई यूजी में रहेगा तो यहाँ पर 4-5 याद कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ, पूरा का पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। पीजी वाले बच्चे जो इंटर्नशिप में वगैरह, वो क्या करेंगे, पूरा रट्टा मारेंगे। ओके, तो उदावत जन्य रोग को हम पहले क्या करें, शिर, हृदय और बस्ती करके डिवाइड करें, क्योंकि हम देख रहे त्रिमर्म्य चिकित्सा में, तो वैसे डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो बोले शिरा प्रदेश के, एक तो शिरशूल, अर्धित दैट इज फेशियल पाल्सी हो रहा है, आंध्य ब्लाइंडनेस और डेफनेस दैट इज बाधिर हो रहा है। अब मेरे को पहले ये बताओ, आंध्य कौन से स्रोतस के विद्ध का लक्षण है, कौन से स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, है ना, अन्नवाह स्रोतस के वेद से क्या होता है, तो आंध्य होता है। और कौन से मर्म का आघात का लक्षण है, आंध्य, अपांग और आवर्त, अपांग मर्द और आवर्त मर्म में अगर मतलब आघात होगा तो वहां पर आंध्य होगा, और अन्नवाह स्रोतस पर भी विद होने पर क्या होगा, आंध्य होगा। अब एक बता, बाधिर्य कौन से मर्म का विद का लक्षण है, विदुर। विदुर, है ना। विदुर अपना जो मर्म होता है वो कर्ण के पीछे होता है, तो विदुर मर्म पर अगर आघात हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, बाधिर्य हो रहा है।
तो यहाँ पर मेन तो आंधे पे पहले वो लिख के रखना, अन्नवाह स्रोतस का विद्या लक्षण में हम आंधे देखते हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शिरशूल, आदित, आंध्य और बाधिर्य, ये शिर से रिलेटेड, ये नहीं निकला एग्जाम में, अपने को खाली याद करने के लिए। हृदय से रिलेटेड कौन से, तो हृदय रोग और मनोविकार, क्योंकि मन का स्थान क्या है, हृदय, एज पर आचार्य चरक। जो भेल है वो बताते हैं शिर और तालु के बीच में, वो चरक के अनुसार तो हम देखते हैं ना कि मन का स्थान क्या है, हृदय। तो हृदय से रिलेटेड डिजीज कौन से, हृदय रोग और मनोविकार। अब मेरे को बताओ मनोविकार में कौन सा वमन द्रव्य हम देंगे चरक के कल्प स्थान में से, बताओ। धामार्गो वाला। धामार्गो, वेरी गुड, है ना। धामार्गो जो है वो हम मनोविकार में वमन करवाने के लिए प्रयोग करवाते हैं, ओके। बस्ती प्रदेश के डिजीज कौन से पता है, एक तो मूत्र कृच्छ, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, और अष्टीला। अब एग्जाम में कैसा आएगा, इनमें से उदावर्त जन्य विकार नहीं है, मूत्र कृच्छ, मूत्र आघात, आंध्य, बाधिर्य। तो अब देखिए मूत्र कृच्छ तो है, मूत्र आघात नहीं है। रिलेटेड लक्षण कभी भी याद रखना है ना, कि मूत्र कृच्छ था, मूत्र आघात नहीं था, आदमान था, अनाहा नहीं था, है ना, ये सब रिलेटेड लक्षण आएंगे तो वैसे याद रखना है, ठीक है। तो मूत्र कृच्छ है, मूत्र आघात नहीं है, ऐड करना है, ऐड कर लो यहाँ पर। अष्टीला, जिसको हम बीपीएस से वगैरह कंपेयर करते हैं, है ना, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ओके, जहाँ पर प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट वगैरह हो रही है। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ अन्नवाह और मतलब जो पुरुषवाह स्रोतस के कुछ व्याधि, अरुचि, वमन मतलब यहाँ पर छर्दी की बात चल रही है, प्रवाहिका, ग्रहणी रोग, क्या नहीं है, अतिसार नहीं है, अतिसार। क्या नहीं है, अतिसार नहीं है, वेरी गुड, है ना। वैसे दिमाग में जाना चाहिए, अतिसार नहीं है, छर्दी है, प्रवाहिका है, ग्रहणी रोग है, अरुचि है, अतिसार नहीं है। तो मूत्राघात नहीं है, अतिसार नहीं है, ये ध्यान में रखोगे। फिर ये रिलेटेड अपने प्रतिशय, कास, श्वास, क्या नहीं है, क्या नहीं है, हिक्का। हिक्का। है ना, हिक्का नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस बन चुके तो हम भी तैयारी भी वैसे करेंगे, हिक्का नहीं है, हिक्का नहीं है, अतिसार नहीं है, मूत्राघात नहीं है। फिर वातन वाले कुछ कंडीशन बताए, वात उदर, है ना, उदावत है भाई, वात की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर हम उदर रोग का पहला प्रकार देख रहे हैं, वात उदर। गुल्म, वहां पर भी वात की प्रधानता। पार्श्वशूल, और बोले अन्य वातज रोग, और भी वातज रोग, क्योंकि उदावत में वात की दृष्टि हो रही है, पक्वाशयस्थ अपान वायु की दृष्टि हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, वातज रोग हो गए। पित्त वाले कौन कौन से बताए, ज्वर, तृष्णा, रक्त पित्त, ये सभी पित्त की प्रधानता वाले। हम देखते हैं ना कि तृष्णा में क्या होता है, तो वात के साथ पित्त का संबंध होता है करके। ज्वर तो चलो मतलब त्रिदोषित होता है, बट पित्त की प्रधानता वगैरह भी हम देखते हैं, ये वापस संताप वगैरह हो रहा है करके, है ना। रक्त पित्त तो नाम में ही है। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे कि उदावर्त जन्य रोग कौन से करके। तो पहले शिरा प्रदेश के शिरशूल, अर्दित, आंध्य, बाधिर्य, हृदय प्रदेश के हृदय और मनोविकार, बस्ती प्रदेश के मूत्र कृच्छ और अष्टीला, ओके, अरुचि, वमन, प्रवाहिका, ग्रहणी, अतिसार नहीं है वहां पर, प्रतिशय, का, श्वास, है ना, हिक्का भी नहीं है, एंड यू कैन से कि इवन कि राजेशमा भी नहीं है, ऐसे करना है तो वो भी कर लेना, है ना। वातोदर, गुल्म, पार्श्वशूल, अन्य वातज रोग, ज्वर, तृष्णा और रक्तपित्त, ये सभी उदावर्त जन्य रोग है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे उदावर्त जन्य रोगों की चिकित्सा क्या करोगे, है ना। यस, तो बोले तम तैल शीत ज्वर नाशनात्म स्वेद्य यथयुक्तैः प्रविलीन दोषम। तो बोले शीत ज्वर का नाश करने वाला जो तेल है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, अभ्यंग करेंगे। अब शीत ज्वर का नाश करने वाला तेल कौन सा था अपना, बताओ। अग्रवादी तेल। अग्रवादी तेल। दाहा ज्वर में हमने देखा था कि हम चंदन आदि तेल का प्रयोग करवा रहे थे और सहस्त्र दौद घृत का प्रयोग करवा रहे थे अभ्यंग करने के लिए। अग्रवादी थे। हो गया बेटा अग्रवादी तेल, नेटवर्क में आ जाओ, है ना। शीत ज्वर में हम किसका प्रयोग करवाएंगे, अग्रवादी तेल का प्रयोग करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम अग्रवादी तेल के द्वारा हम अभ्यंग करवाएंगे, ओके। स्वेदन करवाएंगे, स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, जिससे क्या हो जाएगा, दोषों का प्रविलयन हो जाएगा। तो आ जाएगा कि उदावर्त में दोष का विलयन करने के लिए हम किसका प्रयोग करवा रहे हैं, कौन से तेल का, तो शीत ज्वर का नाश करने वाला डेट इज अग्रवादी तेल का हम प्रयोग करवा रहे हैं। अब उदावर्त में क्या हुआ है, गुद प्रदेश में वात का अवरोध हुआ है, जिसकी वजह से वात की ऊर्ध्व गति हो रही है। तो हम गुद की चिकित्सा करेंगे, जो अवरोध है उसकी चिकित्सा करेंगे। तो पहले हम किसका प्रयोग करवा रहे हैं, वर्ती का। वर्ती मतलब क्या होता है, सपोजिटरीज, जैसे मॉडर्न वाले यूज करते हैं डल्कोलैक्स सपोजिटरीज वगैरह, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, तो मतलब मल का त्याग वगैरह होता है। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, वर्ती का प्रयोग किया, जिसकी वजह से जो भी कृच्छ, शुष्क, है ना, चीर का मतलब चीर स्थित मतलब जो मल देरी से वगैरह निकल रहा है वो सब निकले। तो हमने पहले वर्ती का प्रयोग किया। फिर किसका प्रयोग किया, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं किया। अनुवासन बस्ती स्नेह बस्ती, वो ब्रीहन करेगा, अपने को क्या करना है, यहाँ पर शोधन करना है। तो हमने निरोह बस्ती का प्रयोग किया, सिंपल सी बात है ना। आ जाएगा कि इनमें से कौन सा चिकित्सा हम कर रहे हैं, तो वर्ती का प्रयोग किया। यहाँ पर वर्ती मतलब क्या, सपोजिटरीज की बात चल रही है, गुद प्रदेश की वर्ती की बात चल रही है, जिसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे, है ना। फिर हमने निरोह बस्ती का प्रयोग किया।
स्नेहपान वगैरह करवाया क्योंकि स्नेह की वजह से ही वात का अनुलोमन होगा। विरेचन, ये सभी गुद भाग से दोषों को बाहर निकालने वाले है ना, वर्ती, निरोबस्ती, विरेचन, इसके लिए हम प्रयोग करवा रहे हैं। और बोले अपना आहार भी कैसा होना चाहिए, जो अपान वायु का अनुलोमन करे, क्योंकि संप्राप्ति में हमने मेन यही देखा था ना कि पक्वाशयस्थ जो वायु था उसकी क्या हो रही थी, तो ऊर्ध्व गति हो रही थी। तो अपना आहार भी कैसा होना चाहिए, तो अपान वायु का अनुलोमन करने होना। तो ये तो बहुत सी बेसिक बात है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, उदावर्त में इनमें कौन सी चिकित्सा नहीं करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा वर्ती, निरोबस्ती, विरेचन, अनुवासन बस्ती। तो अब अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं बताया यहाँ पर, क्या बताया, स्नेह का प्रयोग, स्नेहपान बता दिया, अनुवासन बस्ती नहीं बोला है, ध्यान में रखना है यहाँ पर, है ना। तो बोले वर्ती, निरूह बस्ती, विरेचन द्रव्य जो भी गुद से दोषों को बाहर निकाल रहे, ऐसे सभी चीजों का प्रयोग करवा रहे हैं। तो बोले वर्ती कौन सी, तो वर्ती का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। एक तो बोला उन्होंने श्याम आदि गुदवर्ती। अब श्यामा वीनो त्रिवृत के प्रकार होते हैं, अरुण त्रिवृत, श्याम त्रिवृत। श्याम त्रिवृत कैसा होता है, तीक्ष्ण विरेचन, मृदु विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन। तीक्ष्ण विरेचन, है ना। तो हम श्याम आदि गुदवर्ती का प्रयोग करवा रहे हैं, जो क्या करेगा, विरेचन करेगा वहां पर, है ना। अब ये वर्ती का प्रमाण कितना होगा, तो बोले कर अंगुष्ठ निभाम, कर मतलब हाथ, हाथ के जो अपना अंगूठा है उसकी मोटाई जितनी होती है उतनी मोटाई होनी चाहिए श्याम आदि गुदवर्ती का। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। एक तो आएगा कि श्याम आदि गुदवर्ती का प्रयोग किधर करवाओगे आप, तो आप बोलोगे उदावर्त में। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि श्याम आदि जो गुदवर्ती है सपोजिटरी से, उसकी मोटाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे अपने हाथ के अंगूठे के बराबर। अपने हाथ के अंगूठे की मोटाई कितनी होती है, उतनी होगी। तो कर अंगुष्ठ निभाम। अब मेरे को बताओ, अभी हमने रिसेंटली नेत्र रोग देख रहे थे, वहां पर हम कर स्वेद कहां पर करवा रहे थे, आर्म चिकित्सा में, आर्म छेदन में, है ना। आर्म छेदन में हमने देखा था कर स्वेद का प्रयोग करवा रहे थे। कर स्वेद मतलब हस्त स्वेद। आचार्य काश्यप बताते हस्त स्वेद कितने महीने तक के बालकों में, 4 महीने, है ना। 4 महीने तक के बच्चों में, 4 महीने के बाद नहीं, 4 महीने तक के बच्चों में हम किसका प्रयोग करवाएंगे, हस्त स्वेद का। हस्त मतलब कर, है ना। आगे जाओ, तो यहाँ पर शामक आदि गुदवर्ती का हम प्रयोग करवा रहे हैं। और किसका, पिन्याक। पिन्याक मतलब क्या होता है, जो तिल की खली होती है वो, है ना। तो इसका हम प्रयोग करवा रहे हैं पिन्याक आदिवर्ती का, किसमें, उदावर्त में। कृमिग्ना आदिवर्ती, कृमिग्ना किसका पर्याय, तो यहाँ पर विडंग का पर्याय, है ना। बट विडंग का पर्याय वीन हो, बट यहाँ पर याद रखना है कृमिग्ना आदिवर्ती और पिप्पले आदिवर्ती। ये सभी का प्रयोग हम किसमें करवा रहे हैं, उदावर्त में, दोषों का निराकरण करने के लिए, है ना। तो श्यामादि गुदवर्ती, पिन्याक आदिवर्ती, कृमिग्ना आदिवर्ती, पिप्पले आदिवर्ती। मेन याद रखोगे श्यामादि, पिन्याक आदि, और श्यामादि में ये भी याद रखोगे कि हम वर्ती का जो प्रमाण बता रहे हैं, नॉर्मल वर्ती के प्रमाण सभी के लिए बताया, खाली श्यामक की नहीं, कि कितनी होनी चाहिए, तो बोले कर अंगुष्ठ निभा, अपने हाथ की जो अंगूठी की मोटाई है उतनी होनी चाहिए। ओके। फिर बता रहे प्रदमन चूर्ण। एक तो हम प्रदमन नस्य देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं 6 अंगुल की हम नाड़ी लेते हैं, औषधि द्रव्य का चूर्ण इसमें भर लेते हैं। एक जो ओपनिंग है वो नॉस्ट्रिल के पास रखते हैं, एक ओपनिंग से हम क्या करते हैं, तो फूक मारते हैं, है ना, ऐसे करते हैं। तो जिसको हम प्रदमन नस्य बोलते हैं। और प्रदमन नस्य में जो नाड़ी की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 6 अंगुल की होती है। ओके। बट यहाँ पर बता रहे श्याम आदि प्रदमन चूर्ण, कि गुद प्रदेश में अपने को क्या करना है, चूर्ण को फूकना है ना। कौन से चूर्ण, जो विरेचन करने वाले, कौन सा, जो भी तीक्ष्ण विरेचन, दैट इज श्यामा, है ना। रक्षोग्न मतलब क्या होता है यहाँ पर, सरसप। सरसप भी कैसे होता है, उष्ण तीक्ष्ण वगैरह होता है। तो वहां पर इरिटेट वगैरह करके, म्यूकोजल इरिटेशन करने की वजह से क्या होगा, तो विरेचन होगा, है ना, दैट इज दोष वगैरह बाहर निकलेंगे, ये लॉजिक है। ओके। तो श्यामादि प्रदमन चूर्ण नस्य में नहीं, नाक में नहीं फूकना है, वहां पर गुद प्रदेश में फूकने की बात चल रही है ना। और रक्षोग्न आदि प्रदमन चूर्ण, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस कि श्यामादि प्रदमन चूर्ण का, रक्षोग्न आदि प्रदमन चूर्ण का, वो आगे बोलेंगे नहीं कि भाई गुद प्रदेश में मतलब यूज करो करके, खाली इतना बोलेंगे श्यामादि प्रदमन चूर्ण और रक्षोग्न आदि प्रदमन चूर्ण का रोग अधिकार क्या है, तो आप बोलेंगे उदावर्त, है ना। उदावर्त की चिकित्सा में उनका प्रयोग करवा रहे। निरूबस्ती क्योंकि चिकित्सा में था, है ना, वर्ती का प्रयोग था, उसके बाद निरूबस्ती का प्रयोग था। तो रीड कर लो कि भाई निरूबस्ती भी यहाँ पर हम दे ही रहे करके, है ना। तो बोले दोष अनुसार निरूबस्ती देंगे, जहां पर वात की अधिकता होगी तो वहां पर अम्ल लवण जो रसात्मक द्रव्य है उनका तेल के साथ प्रयोग करवाएंगे, कॉमन सी बात है। जहां पर पित्त की अधिकता होगी तो वहां पर हम शीर के साथ, जहां पर कफ की अधिकता होगी तो वहां पर हम मूत्र के साथ निरूबस्ती का प्रयोग करवाएंगे, कॉमन है। ओके। फिर बाद में उन्होंने बोला था वात का अनुलोमन करने वाला अपना आहार होना चाहिए। अब मेरे को बताओ पुरुष जनन द्रव्य में श्रेष्ठ क्या है, है ना। यव जो था वो पुरुष जनन द्रव्य में श्रेष्ठ था। चरक सूत्र 25 में हमने अग्नि संग्रह में देखा था, यवाह पुरुष जनन नाम, है ना, कि पुरुष जनन द्रव्य में यव जो है श्रेष्ठ है। अब यव जब पुरुष का जनन करेगा
तो क्या करेगा, उसको बाहर भी निकालेगा। एक होता है ना, अपने पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है करके। आपने क्या किया, मतलब पेशेंट को लिटाया, एब्डोमेन का पैल्पेशन वगैरह किया और जिससे आपको पता चला कि पुरुष का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। जब पुरुष का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो पुरुष का त्याग कहाँ से होगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो वहां पर आपने क्या किया, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स वगैरह दिए, है ना, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स। अब बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स मतलब क्या, जो पुरुष का जनन करने वाले द्रव्य वैसे वाले दिए, जिसकी वजह से क्या होगा, पुरुष का जनन भी होगा, और पुरुष का जनन हो रहा है तो पुरुष बाहर भी निकलेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, वात का अनुलोमन करना है, पुरुष जनन द्रव्य हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यव से बने हुए अन्न पदार्थ का सेवन करवाया, है ना। उदावर्त में कौन सा अन्न देना चाहिए, यव अन्नम। यव मतलब जौ, जो क्या करेगा, पुरुष जनन करेगा, इसके लिए किसके साथ पीने के लिए देंगे, प्रसन्ना, जो मध्य का ऊपर का क्लियर भाग होता है, प्रसन्न क्लियर भाग। ओके, फिर क्या बोले, गुड़ सिद्धू इनके साथ, है ना। तो प्रसन्ना, गुड़ और सिद्धू, सिद्धू के बारे में हम बहुत बात देख चुके हैं, है ना, कि निर्गत सिद्धू का प्रयोग हम कब करवा रहे, तो वसंत ऋतु में। सिद्धू का अनुपान के रूप में हम कब प्रयोग करवा रहे, कब करवा रहे अनुपान के रूप में, कौन से ऋतु में, हेमंत हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु में, है ना, हेमंत ऋतु में हम देखते हैं। तो हेमंत ऋतु में भी सिद्धू का प्रयोग देख रहे हैं, वसंत ऋतु में भी सिद्धू का प्रयोग देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि स्तन्य जनन कर्म करने के लिए सभी मध्य का प्रयोग करवाएंगे, सिद्धू का छोड़कर। और सिद्धू दो प्रकार के भी देखते हैं हम, है ना, शीत रस सिद्धू और पक्वा रस सिद्धू, है ना, ये सब हम देखते हैं, सब अपने को पता है, मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं हम। ओके, तो यहाँ पर उदावर्त में अपना आहार कैसा होना चाहिए, तो यव से बना हुआ आहार होना चाहिए। पीने के लिए हम क्या देंगे, तो प्रसन्ना, गुड़ और सिद्धू का पान करवाएंगे। ये याद रखो, बाकी रीड कर लो। उसके बाद द्वि उत्तर हिंगवादी चूर्ण, ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन बने के बैक चांसेस। पहले तो आएगा द्वि उत्तर हिंगवादी चूर्ण का रोग अधिकार क्या है, तो आप बोलेंगे उदावर्त। अब मल्टीपल डिजीज यहाँ पर बता दिए, अनाहा में यूज करे, विसूचिका में यूज करे, हृदय रोग में यूज करे, गुल में यूज करे, ऊर्ध्ववात। ऊर्ध्ववात मतलब क्या, उदावर्त, क्योंकि हमने उदावत के लक्षण में ही देखा था कि गुद प्रदेश में वायु विहत होने की वजह से ऊर्ध्व गति कर रहा है। तो वायु ऊर्ध्व गति कर रहा है, दैट इज ऊर्ध्ववात। तो ऊर्ध्ववात इज नथिंग बट उदावर्त। तो कभी ये नहीं बोला कि द्विउत्तर हिंगवादी चूर्ण में तो उदावर्त था ही नहीं करके। एक तो उदावर्त की ही चिकित्सा चल रही है ना। तो उदावर्त की चिकित्सा में द्विउत्तर हिंगवादी चूर्ण बताया है। और बोले और भी कहाँ का यूज कर सकते हो, बोले जहाँ पर अनाहा हो रहा है, विसूचिका, हृदय रोग, गुल्म, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। ऊर्ध्ववात वात मतलब यहाँ पर उदावर्त ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, पहले तो ये हो गया डिजीज कौन कौन से। पहले तो मेन याद रखना है कि उदावर्त रोग अधिकार में मल्टीपल डिजीज बात की बात। फिर हम कंटेंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाम में ये यहाँ पर अपने को क्या करना है, कंटेंट को डबल करते जाना है। ओके, यहाँ पर पहले क्या पता है, हिंगु, वचा, अग्नि। अग्नि मतलब किसका परे यहाँ पर, चित्रक, चित्रक का। अग्निमुखी किसका परे हम देखते हैं, भल्लातक का। और किसका देखते हैं, लांगली का, लांगली का, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अग्नि, कुष्ठ, सुवज्जिका। सुवज्जिका मतलब क्या, सज्जिक्षार, और विडंग, इसको हम डबल करते जाएंगे। हिंगु एक भाग, वचा दो भाग, अग्नि मतलब चित्रक 4 भाग, कुष्ठ 8 भाग, सुवर्चिका 16 भाग, और विडंग कितना, 32 भाग। तो द्वि उत्तर हिंगवादी चूर्ण का मेजर कंटेंट क्या है, मेजर कंटेंट क्या है, विडंग, है ना। तो ये बात ध्यान में आना चाहिए। आगे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, है ना, द्विउत्तर हिंगवादी चूर्ण में कि मतलब प्रधान द्रव्य कौन सा है, सबसे अधिक मतलब मात्रा में, मतलब सबसे अधिक कौन सा है करके। तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा हिंगु, वचा, अग्नि, दैट इज चित्रक, है ना, और फिर मतलब विडंग आ जाएगा। तो वी शुड नो विडंग सबसे लास्ट में था। तो विडंग वाज द मेजर कंटेंट, क्योंकि हम डबल करते जा रहे थे। हिंगू तो सबसे कम था, नाम में भले ही हिंगू आ रहा है क्योंकि पहला द्रव्य था, बट हिंगू तो सबसे कम था, विडंग सबसे ज्यादा था। अब एक तो पूरा कंटेंट याद रखना है ना। तो हम क्या करेंगे, हिमवान चित्र के कष्ट से सुविधा, है ना। हिमवान चित्र की मतलब हम डायग्राम वगैरह बना रहे थे, कुछ तो ड्रॉ वगैरह कर रहे थे, जहां पर हम बर्फीले पहाड़ भी बना रहे थे, है ना, कष्ट कारक था। तो उसमें सुविधा मिल गई, कैसे, तो बोले हीम से हिंगु, वान से वचा, चित्र से चित्रक, कष्ट से कुष्ठ, सु से सुवर्चिका, विदा से विडंगा। ऐसे करना, ऐसे करो, सबसे सिंपल है श्लोक का लाइन, है ना। द्वितरम हिंगुम वचा अग्नि कुष्ठम सुवर्चिका चैव विडंग चूर्णम, है ना। कैसे भी करो, बट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंटेंट हम करेंगे, है ना। जैसे हम श्यामागाधिवर्ती, पिन्यागाधिवर्ती, कृमिकाधिवर्ती, पिपल्याधिवर्ती, वो सब ऐसे रीड करके छोड़ दिए भाई कि नाम याद रखना है, कंटेंट नहीं करना है। यहाँ पर हम कंटेंट करेंगे, है ना। और कंटेंट ये भी करेंगे भाई कितना कितना गुना करके बढ़ाते जा रहे करके। अनुपान क्या होगा इसका, सुख उष्ण जल होगा। ओके,
एक एक चीज। द्वितर हिंगवादी चूर्ण का रोग अधिकार उदावर्त, जिसमें हिंगु, वचा, चित्रक, कुष्ठ, कुष्ठ मतलब यहाँ पर द्रव्य है ना, कुष्ठ का लैटिन नेम सोसिरिया लैपा, वी नो। सुवची का सज्जिक क्षार और विडक, इसको डबल करते जाएंगे, सुकुष्ठ जल के साथ देंगे, उदावर्त रूप में हम देंगे। ठीक है, उसके बाद और किसका प्रयोग करवा रहे हैं? एक तो उन्होंने बताया वचा आदि चूर्ण का। वचा आदि चूर्ण और का देख चुके हम? वचादि योग देखा था, बता दो कहाँ देखा था? विष के समय परम या योग, विष चिकित्सा में परम अगत करके देखा था। वचा आदि चूर्ण भी देखा था। चलो ग्रहणी में देखा था, कौन से ग्रहणी में बताओ? पित्तज पित्तज ग्रहणी, यस। वचा आदि चूर्ण, नाम में वचा था, वचा उष्ण वात कफ शामक होगा, वी विल थिंक, बट पित्तज ग्रहणी में देखा था। वचा आदि घृत का देखा था। अपस्मान, कौन सा अपस्मान? वात का फल, वात वात का का फल फल, वात कफज अपस्मान, है ना? तो लिखे रखो, वचादि घृत हमने वात कफज अपस्मार में देखा था। वचादि चूर्ण हमने देखा था एक, जो पित्तज ग्रहणी में हमने देखा था। गुड़ शीत अम्बु के साथ प्रयोग करवा रहे थे, ठंडे पानी में गुड़ मिलाकर हम मतलब उसका अनुपान के रूप में प्रयोग करवा रहे थे, है ना? और अभी हम देख रहे हैं वचादि चूर्ण किस में? तो उदावर्त की चिकित्सा में। सब याद रखना अपने को। वचादि योग परम अगध किस में यूज करवा रहे थे हम? कौन से कीट में? विश्वम्भरा, विश्वम्भरा, विश्वम्भरा कीट में हम प्रयोग करवा रहे थे। वचादि घृत हमने देखा था वात कफज अपस्मार में। वचादि चूर्ण करके और एक योग हमने देखा था पित्तज ग्रहणी में, जिसको गुड़ शीतम्बु के साथ हम प्रयोग करवा रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं वचादि चूर्ण, यहाँ का वचादि चूर्ण इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जिसको हम क्या करवाएंगे? उष्ण जल के साथ प्रयोग करवाएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हिंगु उग्र गंधादि चूर्ण, है ना? हिंगु और उग्र गंधा, बाकी और भी कंटेंट है, पूरा कंटेंट करते मत जाओ, है ना? मेन क्या करोगे? हिंगु पहला है, उग्र गंधा है, लास्ट का क्या है? कुष्ठ। कुष्ठ कितना भाग? 8वां भाग, यहाँ पर 8 भाग, है ना? तो ये भी याद रखो, हिंगु उग्र गंधादि चूर्ण में पहला तो हिंगु आएगा, दूसरा उग्र गंधा। उग्र गंधा वचा का भी पर्याय, उग्र गंधा यवानी का भी पर्याय, आज बता देना यवानी का पर्याय। ओके, उग्र गंधा वचा का भी पर्याय, उग्र गंधा यवानी का भी पर्याय। उग्र गंध किसका पर्याय? रसोन का, रसोन, रसोन का, है ना? लिख के रखो सब साइड में, सेकेंड ईयर वाले तो लिख के रखो। ओके, तो हिंगु उग्र गंधादि चूर्ण, उसमें हिंगु है, उग्र गंधा है। ओके, एक भाग, दो भाग, यहाँ पर डबल नहीं करना है, एक एक करके बढ़ाते जाना है। और कुष्ठ कितना है इसमें? 8 भाग। तो हिंगु उग्र गंधादि चूर्ण में मेजर कंटेंट क्या है? कुष्ठ। ओके, ध्यान में रखो कुष्ठ। ये भी हम कहा यूज करवा रहे हैं? तो उदावर्त में हम प्रयोग करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्थिराधिकृत। स्थिरा मतलब क्या? स्थिरादि वर्ग मतलब लघु पंचमूल। स्थिरा किसका पर्याय आता है? शालपर्णी का। हम देखते हैं साल स्थिरा, विदारिगंधा, अंशुमति, ये सभी शालपर्णी के हम पर्याय के रूप में देखते हैं। तो स्थिराधिकृत का रोग अधिकार भी क्या है अपना? उदावर्त। उदावर्त में हम प्रयोग करवा रहे हैं, है ना? जिसमें स्थिरा मतलब क्या होता है? तो शालपर्णी। तो शालपर्णी आदि मतलब लघु पंचमूल, है ना? तो लघु पंचमूल आदि यहाँ पर यूज करें। याद रखना, स्थिरादि वर्ग मतलब क्या? तो शाल मतलब ये अपना लघु पंचमूल। लघु पंचमूल की दोषज्ञता बताओ सुश्रुत के अनुसार। वात पित्त कामक, वात शामक, शामक, वात पित्त शामक, वात पित्त शामक सुश्रुत के अनुसार। वाग्भट के अनुसार त्रिदोष, त्रिदोष त्रिदोष शामक। शामक, वाग्भट बोलते हैं त्रिदोष शामक, है ना? वाग्भट बोलते हैं त्रिदोष शामक, सुश्रुत बोलते हैं वात पित्त शामक। और पंचगण कौन बोलते हैं लघु पंचमूल को? राजनिघंटु, राजनिघंटु, है ना? राजनिघंटु क्या बोलते हैं? पंचगण करके बोलते हैं। ओके, तो स्थिराधिकृत हम का यूज करवा रहे हैं? उदावर्त में प्रयोग करवा रहे हैं। ओके, यहाँ पर उदावर्त खत्म हो गया। उसके बाद हम बस्ती प्रदेश का दूसरा रूप देख रहे हैं, दैट इज अनाहा, है ना? अनाहा के बारे में आचार्य सुश्रुत 2 प्रकार के अनाहा बताते हैं। कौन से 2 प्रकार के? पुरी से जो आमज, आमज, पुरेश है ना? आचार्य सुश्रुत 2 प्रकार के अनाह बताते हैं, एक पुरुषज अनाह, दूसरा आमज अनाह। आचार्य चरक ने केवल आम प्रभवम, आम की वजह से होने वाला अनाह बताया, यहाँ पर पुरुषज अनाह की बात नहीं की, है ना? तो कभी आ गया अनाह के सुश्रुत के अनुसार कितने प्रकार? तो बोले कि 2 प्रकार। कौन से? पुरुषज अनाह, आमज अनाह। अब सेकेंड ईयर वाला टॉपिक चालू है ना फिर से, अनाह कि जिसका मतलब हेतु, रोग आदि मतलब ये सब देख रहे हैं, लक्षण वगैरह देखेंगे। जहाँ पर हेतु लक्षण की बात आ गई वो सेकेंड ईयर वाला, चिकित्सा वाला बात खाली सुन लो, उसमें भी द्रव्य गुण की कुछ ना कुछ बात रिपीट हो ही जाती है वहां पर। ओके, तो अनाहा देख रहे हैं हम। अनाहा में आचार्य जो चरक बता रहे हैं उसको बोल रहे हैं आम प्रभावम, की आम की वजह से उत्पन्न हो रहा है। और जबकि आचार्य सुश्रुत सीधा सीधा 2 प्रकार करते हैं, पुरुषज और आमज, की पुरुष की वजह से भी हो सकता है, आम की वजह से भी हो सकता है। आचार्य चरक केवल आम प्रभावम, ध्यान में रखना। अब लक्षण क्या बताए अनाहा में? तो बोले रिक्त स्तंभ, की हृदय प्रदेश में क्या हो रहा है? जकड़ाहट हो रही है। और डिजीज कौन से हो रहे हैं? मुर्दा आमय, शिरो प्रदेश के रोग हो रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, है ना?
यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि मूर्धा आमय किस में देखा जाता है, दैट इज शिरो प्रदेश के रोग किस में हो रहे हैं, तो बोलेंगे अनाहा में हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर शिरो प्रदेश में वेदना वेदना कुछ भी बोल लेता हूँ, वहां पर श्लोक का बढ़ाएगा। मूर्धा आमय, आमय मतलब रोग, है ना। शिरो प्रदेश के रोग किस में हो रहे हैं, अनाहा में हो रहा है। फिर क्या बोले गौरव, शिरो प्रदेश में क्या होगा, तो हैवीनेस वगैरह लगेगा। उद्गार संज्ञे ना सपीनसेन, है ना, राइनाइटिस हो रहा है, जुकाम हो गई है, बट क्या हो रहा है, डकार का अवरोध हो रहा है, उद्गार का संग हो रहा है ना। उद्गार संज्ञेन सपीनसेन, है ना। तो बोले पीनस के साथ क्या होगा, तो अपने डकार में रुकावट होगी। तो ऐसे याद रखो, क्या मेन तो यहाँ पर मुर्दा आम है कि शिरो प्रदेश के रोग हो रहे, उद्गार संज्ञेन सपीनसेन, कि मतलब पेशेंट को जुकाम तो हो रहा है, राइनाइटिस तो हो रहा है, बट क्या हो रहा है, साथ साथ में डकार का, डेट इज उद्गार का अवरोध हो रहा है। और फिर बोले ये अनाह कैसे, आम से उत्पन्न होने वाला है। आचार्य सुश्रुत ने दो बोल दिया, पुरुष आमज, आचार्य चरण ने केवल बोला आम प्रभव। इसकी चिकित्सा क्या बताइए, बोले प्रछर्दन, छर्दन मतलब वमन, है ना। छर्दन मतलब क्या होता है, वमन, लंघन और पाचन। ओके, जो उदावर्त हमने देखा था, उदावर्त में वमन करवा रहे थे क्या हम, नहीं नहीं नहीं। करवा रहे थे। वहां पर वर्ती का प्रयोग हमने देखा था, निरोबस्ती का प्रयोग देखा था, स्नेहपान वगैरह हम करवा रहे थे। उसके बाद में हमने क्या देखा था, निरोबस्ती यहाँ पर एन, विरेचन। उसके बाद हमने देखा था विरेचन करवा रहे थे। ओके, वमन नहीं करवा रहे थे। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं अनाह कैसे, आम से उत्पन्न होने वाला है। अब आम से उत्पन्न हो रहा है, दैट इज मतलब अजीन वगैरह। अब अजीन की चिकित्सा में हम एक ही शोधन करवाते हैं, कौन सा शोधन करवाते हैं, अजीन होने पर वमन। वमन। वमन करवाते हैं, सिंपल सी बात है। आम की कंडीशन में आप केवल वमन करवा सकते हो, आम की कंडीशन में आप विरेचन, निरोह बस्ती, अनुवासन बस्ती वगैरह नहीं दे सकते, है ना, कॉमन सा लॉजिक है। तो जब अनाह को उन्होंने आम प्रभावम बोल दिया, तो वहां पर हम क्या देंगे, तो वमन देंगे, है ना। तो बोले छर्दन दैट इज वमन कराओ, लंघन पाचन क्या कराएंगे, अनाह होने पर क्लैप करेंगे, है ना। क्लैप यहाँ पर सी मतलब छर्दन, एल ए लंघन, और पी से पाचन, है ना। तो सिंपल याद हो जाएगा, अनाह में हम क्या करेंगे, क्लैप करेंगे, छर्दन, लंघन और पाचन। ओके, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर अपने को पहले लक्षण, रित स्तंभ, मुर्दा आमय, गौरव, फिर क्या बता रहे हैं, उद्गार संगेन सपीनसेन, कि जुकाम हो रहा है, साथ में डकार में रुकावट हो रही है, उद्गार में रुकावट। और अनाह को क्या बोला, आम प्रभव, जब आम की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो वहां पर हम क्या करवाएंगे, वमन करवाएंगे, लंघन और पाचन, ये तो आम की चिकित्सा में देखते ही है। तो इतना सा याद रखने पर कि भाई आम प्रभाव में चिकित्सा उतनी इजी हो जाती है लॉजिक के अनुसार, है ना। यहाँ पर बता रही है सुश्रुत ने दोनों लक्षण बताए, मतलब दो प्रकार बताते हैं एक्चुअली, कौन से, एक पुरुषज और एक आमज, है ना। शकृतवा, शकृत मतलब पुरुष, कि पुरुष के होने वजह से होने वाला, या आम की वजह से। आचार्य चरण ने केवल आमज बोला है। उसके बाद बता रहे अनाहा में एरंड तेल का प्रयोग, केवल अनाहा नहीं, मल्टीपल कंडीशंस बताइए, है ना। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो श्लोक है वो कैसे दिया है, ब्रैकेट में दिया है। अब ब्रैकेट में दिया मतलब प्रक्षिप्त श्लोक है। बट यहाँ पर प्रक्षिप्त श्लोक मतलब क्या, किसी बाकी लोग ने, किसी ने ऐड किया, चरक संहिता के मूल संहिता में नहीं पाया जाता है, बाकी बाद में किसी ने ऐड कर दिया रहेगा ऐसे। बट इसका मतलब नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ओके, तो बोले एरंड तेल का प्रयोग कैसे करवाओगे, कौन से कंडीशन में करवाओगे, एक मिनट रुक जाओ। या तो एरंड वी नो कि विरेचन करता है, तो हम देख रहे हैं गुल्म, उदर रोग, ब्रदना, ब्रदना हम देखते हैं ना, वृद्धि का एक प्रकार, जहां पर शुद्र अंतर वगैरह आ गया है। ओके, अर्श, ये सभी वातेज वाली कंडीशन है टिपिकली, है ना। उधर तो चलो, यहाँ पर उधर मतलब हम देख रहे हैं, उधर में हम विरेचन विरेचन करवाते ही है, नित्य विरेचन करवाते हैं, ये अपने को पता है। जहां पर भी विरेचन की जरूरत पड़ेगी, गुल्म, उदर, ब्रदना, अर्श, रीड कर लो। प्लिया रोग, उदावर्त, उदावर्त में हम विरेचन करेंगे, अभी हमने देखा। योनि और शुक्रगत रोग, है ना, ये भी कैसे, अपान वायु की दृष्टि की वजह से होने वाला है। ओके, उसके बाद क्या बता रहे, मेदह कफ संश्लिष्टे मारुत रक्ते अवगाढ़िचा, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। बोले वात रक्त जो गंभीर है, हम वात रक्त की अवस्था देखते हैं ना, कि उत्तान अवस्था वाले, गंभीर अवस्था वाले, सुपरफिशियल है, डी पे करके। तो बोले गंभीर वात रक्त जहां पर मेद और कफ का संबंध है, यहाँ पर याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना। ये सब कॉमन सी बात है, रीड कर लो, ये लाइन बनेगा कि मेदह कफ संश्लिष्टे मारुत रक्त अवगाढ़े, कि गंभीर वात रक्त जहां पर मेद और कफ का मतलब क्या है, तो संबंध है, वहां पर हम क्या करवाएंगे, एरंड तेल का प्रयोग करवाएंगे विरेचन करने के लिए, है ना। उसके बाद क्या बता रहे, गृद्रसी पक्ष्मवद आदिशु विरेचन आरेशु वात रोगेशु, जो भी वातज रोग जो विरेचन के योग्य है, फॉर एग्जाम्पल गिद्रसी, पक्षाघात, है ना, अपने को पता है, ये सभी वातज वाले जहां पर हम स्नेह विरेचन का प्रयोग करवाते हैं। एरंड तेल है, तो एरंड तेल स्नेह जो विरेचन करवा रहा है, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली प्रयोग करवाएंगे, तो ये रीड कर लो, है ना, कॉमन सी बात है, वहां पर जनरल कॉन्सेप्ट है। अब अलग वाला देखेंगे ज्यादा, आगे क्या बोल रहे हैं, वाते विबद्ध मार्गे पित्त, वेद कफ पित्त रखते हैं ना,
बोले अगर वात के मार्ग में अवरोध कौन कर रहा है? मेद कर रहा है, कफ कर रहा है, पित्त कर रहा है, रक्त कर रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ना कि मेद, कफ, पित्त, रक्त ने अगर वात के मार्ग में अवरोध कर दिया तो वहां पर भी हम एरंड तेल का प्रयोग करवाएंगे। किसके साथ प्रयोग करवाएंगे? तो बोले दोष की स्थिति देखकर हम एरंड का अनुपात डिसाइड करेंगे। दूध के साथ, मांस रस के साथ, त्रिफला रस के साथ, यूष के साथ, मूत्र के साथ, मदिरा के साथ। सिंपल सा लॉजिक है। दूध के साथ कौन से दोष में देंगे हम? पित्त में। पित्त में देंगे। पित्त में, पित्त में देंगे। मांस रस के साथ किस में देंगे हम? वात वात में। वात में देंगे। वात में, त्रिफला का क्वाथ कैसा होगा? कषाय रसात्मक होगा, है ना? कफ में। यूष कफट वाले कंडीशन में, मूत्र कफट वाले कंडीशन में, मदिरा कफट वाले कंडीशन में, है ना? तो ये सभी कफ वाले, त्रिफला रस, यूष, मूत्र, मदिरा, ये सभी कफट वाले कंडीशन में हम एरंड तेल का अनुपान के रूप में प्रयोग करवाएंगे। मासरस वातित वाले कंडीशन में, पैसा मतलब दूध पित्तट वाले कंडीशन में। ये लॉजिक है, लॉजिक के अनुसार हम याद रख लेंगे, है ना? आचार्य चरक ने तो केवल इतना बोला, बोले दोष का अनुबंध देख लो कि भाई कौन से दोष का मतलब वापस संबंध है, उसके अनुसार अनुपान डिसाइड करो। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि इनमें से कौन सा एरंड तेल का अनुपान नहीं है करके। तो हम क्या करेंगे? वात पित्त कफ के अनुसार याद रखेंगे, इजीली याद हो जाएगा। वात में मांस रस के साथ, पित्त में दूध के साथ, है ना? कफ में त्रिफला क्वाथ, यूष, मूत्र, मदिरा, इनके साथ दे सकते हैं। ठीक है, पहले क्या याद रखोगे कि वात रक्त जो गंभीर है, जहां पर मेद और कफ का संयोग है, तो वहां पर हम क्या करवाएंगे? एरंड तेल द्वारा विरेचन। मेद, कफ, पित्त, रक्त के द्वारा अगर वात के मार्ग में अवरोध है तो वहां पर भी हम एरंड तेल का प्रयोग करवा रहे हैं। दोष के अनुसार हम वहां पर क्या करवाएंगे? अनुपान का प्रयोग करवाएंगे। दूध के साथ, मांस रस के साथ, त्रिफला रस, यूष, मूत्र, मदिरा, इनके साथ हम प्रयोग करवा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? तत् वात नुत स्वभावात संयोग वशात विरेचनात् च जयत मेदो अश्रुक पित्त कफ उन्मिश्रय अनिल रोग जीत तस्मात्, है ना? तो बोले ये स्वभाव से ही कैसा होता है? वात नुत, एरंड कैसे स्वभाव से ही उसका नेचर है। क्योंकि हम देखते हैं एरंड मूलम वृक्ष वातहरा नाम। एरंड का जो मूल था, तेल तो चलो वातनाशक है ही, एरंड के मूल के बारे में भी हम देखते हो कैसा होता है? वृक्ष होता है और वातहर होता है। तो बोले एरंड जो है वो स्वभाव से ही कैसे है? तो वातनाशक है। तो कभी इतना भी आ सकता है ना, तद वात नुत स्वभावात, स्वभाव से ही वातनाशक कौन सा है? एरंड है, रासना है, ऐसे वगैरह करके आ जाएगा। तो अब बोलेंगे रासना तो वातहर है, बट रासना के लिए ऐसा आचार्य चरक ने तो कभी नहीं बोला कि स्वभाव से ही वातनाशक है करके। तो किसके लिए कहा गया है? एरंड के लिए कहा गया है करके, है ना? और बोले विरेचन भी करता है ये, है ना? तो बोले तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मेदो अश्रुक पित्त कफ उन्मिश्र अनिल रोग जीत तस्मात्। बोले जो भी वातज रोग में मेद का, रक्त का, पित्त का, कफ का वगैरह संबंध होगा, वहां पर हम विरेचन करने के लिए किसका प्रयोग करवाएंगे? एरंड तेल का। पहले तो हमने देख लिया था कि वात के मार्ग में मेद, कफ, पित्त, रक्त ने अवरोध किया है, तो वहां पर तो हम प्रयोग करवा रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं वातज रोग, जहां पर मेद, कफ, सॉरी मेद, रक्त, पित्त, कफ, वही बात है। वहां पर गति में अवरोध कर रहे थे, यहाँ पर मिक्स हो गए कि वातज रोग जहां पर मेद, रक्त, पित्त, कफ इनका संबंध वगैरह, तो वहां पर भी हम एरंड तेल का प्रयोग करवा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा कि एरंड तेल की मात्रा कितनी बताई गई है? 5 पल। एरंड तेल की मात्रा कितनी बताई गई है? 5 पल। रोग कौन सा चल रहा है अपना अभी? रोग कौन सा चल रहा है? आना है। अनाहा। अनाहा। अनाहा, है ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? आचार्य चरक के अनुसार अनाहा में एरंड तेल की मात्रा कितनी है करके। तो हम बोलेंगे 5 पल। अगर अनाहा में भी नहीं आया, डायरेक्ट भी पूछा है कि आचार्य चरक के अनुसार एरंड तेल की मात्रा कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 पल। कोई भी डिजीज में अगर एरंड तेल की मात्रा पूछ ली चरक के अनुसार, यू विल से 5 पल। 5 पल बहुत ज्यादा हो गया। 5 पल इज ऑलमोस्ट 240 ml। 240 ml में पेशेंट निकल जाएगा, है ना? हम कितना देते हैं? हम 15 to 20 ml वगैरह उसके आसपास वगैरह में देते हैं, है ना? तो बोले मृदु कोष्ठ अल्प बलानाम सह भोज्यम तत् प्रयोज्यम स्यात्। बोले जिसका मृदु कोष्ठ है, जो अल्प बल वाला है, उसको हम क्या करेंगे? भोजन के साथ हम एरंड तेल का प्रयोग कर पाएंगे, है ना? उसको खाली पेट वगैरह हम नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे क्योंकि सहन नहीं कर पाएगा, विरेचन कर रहा है ना? तो बोले मृदु कोष्ठ है, उसमें विरेचन इजीली हो जाता है। अल्प बल वाला विरेचन को सहन नहीं कर पाएगा, तो बोले मृदु कोष्ठ और अल्प बल वाले में हम भोजन के साथ एरंड तेल का सेवन करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या क्या यहाँ पर? एक तो मेद कफ संश्लिष्ट गंभीर वातरक्त में हम प्रयोग करवा रहे हैं। वात के मार्ग में अगर मेद, कफ, पित्त, रक्त ने अवरोध कर दिया, वहां पर हम प्रयोग करवा रहे हैं। फिर बता रहे वातज रोग, जहां पर मेद, रक्त, पित्त, कफ का मतलब संबंध है, वहां पर हम प्रयोग करवा रहे हैं। बोले वात नाशक स्वभाव ही होता है इसका करके, तो हम वातज वाले कंडीशन में प्रयोग करवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मात्रा बताइए, 5 पल की मात्रा होती है करके। और ये तो ठीक है कि मृदु कोष्ठ अल्प बल वाले में हम भोजन के साथ एरंड तेल का प्रयोग करवाएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं मूत्रकृच्छ, बस्ती रोग, तीसरा रोग। उदावर देख चुके हम, अनाहा देख चुके, अभी हम मूत्रकृच्छ देख रहे हैं।
आचार्य जो चरक है वो मूत्र कृच्छ 8 प्रकार के बताएंगे, है ना? कितने प्रकार के बताएंगे? 8। और आचार्य सुश्रुत है वो मूत्र कृच्छ कितने प्रकार के बताएंगे? 8 ही आठ। बता 8 ही बताएंगे। 8 बताए। 8 ही बताएंगे। आचार्य वाग्भट ने मूत्रा आघात के कितने प्रकार बताए थे? 20। 20। 20 20। इसमें से मूत्र कृच्छ कितने थे? 8 नहीं, नहीं, 4 थे, 4। 4 थे, है ना? मूत्र कृच्छ कितने थे? उसमें से 4 थे। ओके, तो आचार्य चरक के अनुसार मूत्र कृच्छ 8, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूत्र कृच्छ 8 और आचार्य वाग्भट के अनुसार मूत्र कृच्छ कितने? 4। मूत्र आघात 20 बताए थे, 20 में से 4 क्या थे? मूत्र कृच्छ थे। 4 अश्मरी थे और रियल वाले जो मूत्र आघात थे वो 12 थे, ऐसे थे। ओके, आचार्य चरक ने जिसको मूत्र कृच्छ बोला है 8, उसी को आचार्य चरक और क्या बोलते हैं? मूत्राघात। मूत्राघात। तो आचार्य चरक के अनुसार मूत्र कृच्छ और मूत्राघात में कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखना, क्या मत बोल रहा हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, बट फिर भी अगर कोई नए बच्चे रहेंगे तो उनके लिए सुन लो। आचार्य चरक ने मूत्र कृच्छ और मूत्राघात को एक ही माना है, मतलब सेम माना है। कितने माने? 8 माने। ओके, बट आचार्य सुश्रुत नहीं कहते। आचार्य सुश्रुत मूत्र कृच्छ बताते 8 और मूत्राघात कितने बताते? कितने बताते? 12 है ना? कितने बताते? 12। और वाग्भट के अनुसार मूत्राघात आ गए तो कितने बोलोगे आप? 20। 20 ठीक है, ध्यान 20। रखो। आचार्य चरक के अनुसार मूत्र कृच्छ मूत्राघात सेम है, 8 और नाम भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ना? आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूत्र कृच्छ कितने? 8 और मूत्र आघात कितने? तो 12। आचार्य वाग्भट के अनुसार मूत्र कृच्छ कितने? 4 और मूत्र आघात कितने? 20। मूत्र आघात कितने? 20। ओके, तो आचार्य चरक ने जो ये आचार्य सुश्रुत ने जो 12 मूत्र आघात बोले थे, है ना? तो आचार्य चरक इनको क्या बोलेंगे? क्या बताएंगे? 13 बताएंगे। क्या बताएंगे इसको? मूत्र दोष बस्ती बस्ती दोष। दोष या बस्ती मूत्र दोष। दोष। या बस्ती दोष या फिर मूत्र रोग करके बताएंगे, है ना? 13 प्रकार के बताएंगे, बस्ती दोष या फिर मूत्र रोग करके। सिद्धि स्थान में हम देखेंगे तो सब बात ध्यान में रखना है। चरक के अनुसार मूत्र कृच्छ 8, मूत्र आघात 8। ओके, बस्ती दोष या मूत्र रोग कितने? 13। सुश्रुत के अनुसार मूत्र कृच्छ 8 और मूत्र आघात कितने? 12। वाग्भट के अनुसार मूत्र कृच्छ कितने? 4 और मूत्र आघात कितने? 20, है ना? पहले तो नंबर याद रखो। अभी हम देख रहे हैं मूत्र कृच्छ के हेतु चरक के अनुसार। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, है ना? तो बोले किस किस की वजह से हो सकता है? तो बोले व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, रुक्ष मध्य, प्रसंग, नित्य द्रुत, पृष्ठयानात। बोले ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा? स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होगी तो यूरिन की आउटपुट कम हो रही है और डिफिकल्टी भी हो रही है पास होने में, ध्यान में रखो, है ना? उसके बाद बता रहे तीक्ष्ण औषध। डेफिनेटली जब भी हम थोड़े ज्यादा पोटेंसी वाले तीक्ष्ण औषध का प्रयोग कर लेते हैं तो उसकी वजह से बर्निंग वगैरह होने लग जाती है ना, यूरिन में, मतलब डिफिकल्टी वगैरह होती है। तो तीक्ष्ण औषध। रुक्ष मध्य, है ना? रुक्ष मध्य का सेवन कर रहे हो तो जिसकी वजह से क्या करेगा? यूरिन की आउटपुट तो कम कर रहा है, मूत्र आघात तो ठीक है, बट मेन क्या कर रहा है? रुक्ष औषध की वजह से यूरिन की आउटपुट वगैरह कम हो गई है, वात की वृद्धि वगैरह हो गई है, पेन वगैरह हो रहा है, तो इसके लिए रुक्ष मध्य की वजह से भी मूत्र कृच्छ हो रहा है ना? रुक्ष मध्य एक बार नहीं, प्रसंग मतलब कंटिन्यूसली सेवन करने पर। ओके, फिर क्या बता रहे हैं? नित्य द्रुत पृष्ठयानात, है ना? कि हमेशा मतलब फास्ट भागने वाले जो मतलब याद है घोड़े वगैरह है, उनकी सवारी करना, उनके पीठ के ऊपर बैठ के सवारी करना, है ना? तो नित्य द्रुत पृष्ठयानात की इसकी वजह से क्या होगा? इरिटेशन वगैरह होगा, है ना? तो जिसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है? तो मतलब अपने जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास इरिटेशन वगैरह हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला पृष्ठयानात, जिसके पीठ के ऊपर बैठ के हम सवारी कर रहे हैं, ऐसे फास्ट भागने वाले सवारी वगैरह, है ना? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? सभी मूत्र कृच्छ हो रहा है। ओके, तो व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, ये हेतु आ जाएगा, पूरा का पूरा एक साथ आएगा कि व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, रुक्ष मध्य प्रसंग, नित्य द्रुत पृष्ठयानात किसका हेतु है? तो आप बोलेंगे मूत्र कृच्छ का हेतु है। आगे क्या बोले? आनुप मत्स्य, है ना? तो बोले आनुप मास और आनुप मत्स्य। आनुप देश में पाए जाने वाले जो मांस है और मत्स्य है, इनके सेवन की वजह से भी क्या हो रहा है? मूत्र कृच्छ हो रहा है। ध्यान रखो ये बात, है ना? आनुप मांस और आनुप मत्स्य की वजह से भी क्या हो रहा है? मूत्र कृच्छ हो रहा है। हमने एक तो स्थिर तो है मांस देखा था, श्लक्ष्ण मांस, मत्स्य, एक्चुअली मांस मत्स्य किसकी चिकित्सा में? अति अग्नि में। अति अग्नि, अत्यग्नि अति अग्नि की चिकित्सा में। यहाँ पर हम देख रहे हैं आनुप मास और आनुप मत्स्य किसका हेतु है? मूत्र कृच्छ का हेतु है। एक तो पूरा लाइन आएगा ये कि व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, तीक्ष्ण औषध से कैच करना है, बहुत ही अलग बात है यहाँ पर, है ना? व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, रुक्ष मध्य प्रसंग, नित्य द्रुत पृष्ठयानात किसका हेतु है? मूत्र कृच्छ का। और या फिर ऐसे सिंगल आ जाएगा ये कि आनुप मत्स्य। तो यहाँ पर आनुप मत्स्य मतलब केवल आनुप मत्स्य नहीं, आनुप मास और आनुप मत्स्य, ऐसी बात चल रही है। तो इनकी वजह से क्या होगा? मूत्र कृच्छ होगा। मूत्र कृच्छ कितने प्रकार बताए इन्होंने? 8 बताए। ओके
यहाँ पर मतलब संप्राप्ति बता रहे, बोले पृथक मला स्वयं कुपिता निदाने ही सर्वे अथवा कोपम उपेत्वा वस्तौ मूत्र से मार्गम परिपीडयन्ति तदा यदा तदा मूत्रतीय कृच्छात। तो बोले पृथक मलाह मतलब दोष की बात चल रही है, दोष एक 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 या फिर सब एक साथ मतलब बस्ती प्रदेश पे जाएंगे और मूत्र के मार्ग में क्या करेंगे, पीड़न करेंगे, है ना। मूत्र के मार्ग में क्या करें, तो पीड़न करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अपने मेड्र प्रदेश है, वृषण प्रदेश है, वंशन प्रदेश वगैरह वहां पर वगैरह क्या होगी, तो वेदना होगी, कॉमन सी बात है ना, क्योंकि मूत्र के मार्ग में पीड़ा कर रहा है। अब वंशन प्रदेश मतलब अपना इंग्वाइनल एरिया है ना, और फिर मतलब यहाँ पर देख रहे हैं वंशन प्रदेश, ओके। फिर बाद में बोले बस्ती, डेट इज मतलब अपना ब्लैडर वाला एरिया वगैरह आ गया, ओके। और उसके बाद मेड्र, वहां पर क्या हो रहा है, वेदना हो रहा है, कहाँ पर, वातज में, बट स्टिल तो मूत्र मार्ग में पीड़ा करते हुए मूत्र कृच हो रहा है, रीड कर लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मूत्र कृच में क्या होगा, मूत्र मार्ग में पीड़ा होगी, कॉमन सी बात है, तो उसमें ज्यादा ये नहीं करना अपने को। बट ये पता अपने को मूत्र कृच कौन सा है, बस्तीगत रोग है। तो दोष कहाँ पर जा रहे हैं, तो बस्ती में जा रहे हैं, है ना। बस्ती में जाकर मतलब दोष क्या हो रहे हैं, कुपित हो रहे हैं, वात पित्त कफ एक साथ जा सकते हैं, अलग अलग जा सकते हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो रीड कर लो, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं मूत्र कृच के अलग अलग प्रकार के लक्षण, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वाइट, है ना। पहले हम देख रहे हैं वातज मूत्र कृच। अब वातज है तो पेन तो होगा, तो पेन कहाँ पर हो रहा है, तो अपने को मूत्र मार्ग में पेन हो रहा है, वैसे याद रखना है। वंशन प्रदेश, इंग्वाइनल एरिया, और ऊपर से अपना मतलब क्या हो रहा है, वहां पर यूरेटर वगैरह आ रहा है ना। यूरेटर वगैरह आ रहा है जो क्या करेगा, ब्लैडर में वगैरह ओपन होगा, बाद में मतलब अपना यूरेथ्रा वगैरह तो आएगा ही, है ना। तो वी विल जस्ट इमेजिन कि मतलब जो यूरेटर वगैरह आ रहा है दैट इज अपना वंशन वाला एरिया, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वंशन प्रदेश, बस्ती प्रदेश और मेड्र प्रदेश, यहाँ पर क्या होगी, तीव्र रुझा होगी। तो कभी ऐसा आ सकता है वातज मूत्र कृच में वेदना कहाँ पर होगी, वंशन बस्ती मेड्र, वृषण बस्ती मेड्र, है ना, कि वंशन बस्ती वृषण, ऐसे वगैरह ऑप्शन दे देंगे। तो इनसे वंशन बस्ती और मेड्र, ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, तीव्र रुझा हो रही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्वल्पम मोह मूत्रेतीय वातात। वात में क्या होगा, मोह मतलब बार बार, बट मात्रा कैसे होगी, स्वल्प अल्प मात्रा होगी, क्योंकि वात की वजह से रुक्षता होगी, सीधी सी बात है। तो मूत्र कैसे होगा, अल्प मात्रा में होगा, बट फ्रीक्वेंसी अपनी क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। तो वातज मूत्र कृच में अल्प मात्रा में मूत्र निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी अपनी बड़ी हुई है। वेदना कहां पर हो रही है, वंशन बस्ती और मेड्र प्रदेश में, ये ठीक है, वंशन बस्ती मेड्र प्रदेश में। नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ बनेगा, स्वल्पम मुह मूत्रेतीय डैश, किसकी वजह से, कि अल्प मात्रा में बार बार हम मूत्र का त्याग किसमें कर रहे हैं, तो वातज में, कॉमन सी बात है ना। वातज में अल्प ही होगा क्योंकि वात की वजह से रुक्षता होती है। पित्तज में कैसे होगा, मूत्र का वर्ण पीत वर्ण का होगा, सरक्तम ब्लड के साथ जा रहा है ना। तो सरक्त, ये अपने को पता ही है, पित्तज में मतलब क्या होगा, तो रक्त के साथ मतलब मूत्र प्रवृत्ति हो सकती है करके, है ना। येलो कलर की है, फिर क्या बोले, सरक्तम, सरुजाम सदाहम, ठीक है। कृच्छातम मोह मूत्रतीय पित्तात, यहाँ पर भी बार बार मूत्र का त्याग करेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, कृच्छात, डिफिकल्टी से। वातज मूत्र कृच्छ में उन्होंने बोला नहीं कि कृच्छता हो रही है, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वातज मूत्र कृच्छ है, मूत्र किसका ही प्रकार है, तो बहुत डिफिकल्टी तो होगी, सीधी सी बात है। बट उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा बोला कि कृच्छात, तो पित्तज में बोला, तो हम याद वैसे रखेंगे, है ना। एग्जाम में रहेगा कृच्छात मोह मूत्रतीय पित्तात, और यहाँ पर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस, क्योंकि यहाँ पर कृच्छ भी बोला है, मोह भी बोला है। वी विल नॉर्मली थिंक, अच्छा वात की वजह से हम मतलब बार बार प्रवृत्ति कर रहे हैं और डिफिकल्टी भी हो रहा है, बट यहाँ पर डिफिकल्टी कहाँ बताया उन्होंने स्पेसिफिक, पित्तज में। सभी प्रकार के मूत्र कृच्छ में डिफिकल्टी होगी, नो डाउट, बट श्लोक में वर्ड कहाँ पर आया, पित्तज में आया, तो वैसे हम याद रखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे यहाँ चांसेस, और संधिपातन में, ओके। क्या बोले, कृच्छात मोह मूत्रतीय पित्तात, स्वल्पम मोह मूत्रतीय वातात। कफज में बता रहे, कफज में शोथ होगा, सिंपल सी बात है। उदावर्त में मेरे को बता शोथ कहाँ पर हो रहा था, बस्ती में। बस्ती प्रदेश में, है ना। उदावर्त में शोथ कहाँ हो रहा था, बस्ती प्रदेश में। अब कफज मूत्र कृच्छ में शोथ होगा, कहाँ पर हो रहा है, बोले बस्ते है सलिंग से गुरुत्व शोतव, बोले बस्ती प्रदेश और मेड्र प्रदेश, है ना, लिंग मतलब मेड्र, बस्ती और मेड्र प्रदेश में क्या हो रहा है, वहां पर हैवीनेस आ रहा है और वहां पर स्वेलिंग हो रही है। कफज में शोथ होगा, ये तो हम बार बार देखते हैं। मूत्रम सपिच्छम कफ मूत्र कृच्छे, अब सपिच्छम से यहाँ पर मैंने 100 बार बोला है, हिंदी में बोलेंगे झागदार, हम झागदार नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, पिच्छिल लेंगे, क्योंकि पिच्छिल लेने की वजह से सिंपल हो जाएगा ना कफ, क्योंकि पिच्छा से अगर हमने पिच्छिल ले लिया तो सिंपल सी बात है, पिच्छिल अवस्था किस में आएगी, तो कफ में आएगी। पिच्छा झागदार ले लिया तो झागदार भाई वातज में जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पिच्छम से पिच्छिल ही लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, श्लोक का वर्ड देखना है। वहां पर हिंदी में कभी नहीं पूछेंगे कि झागदार मूत्र कहाँ पर निकल रहा है करके, ऐसा कभी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं मूत्रम सपिच्छम कफ मूत्र कृच्छे, कफ मूत्र कृच्छ में मूत्र कैसे होगा, सपिच्छ, कि पिच्छिलता के साथ मतलब मूत्र की प्रवृत्ति होगी।
क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, है ना, ये बच्चों वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि कफज मूत्र कृच्छ में शोध कहाँ पर हो रहा है, तो आप बोलेंगे बस्ती और मेड्रा लिंग प्रदेश में। बस्ती, मेड्रा और वंशन प्रदेश में वेदना हो रही थी वातज में। बस्ती और मेड्रा प्रदेश में शोध हो रहा है कफज में। फिर क्या बता रहे, संधिपातज का, सर्वाणी रूपानी तो संधिपातज भवती तत्त कृच्छतमम ही कृच्छम, है ना। संधिपातज मूत्र कृच्छ में डेफिनेटली वात पित्त कफ तीनों के लक्षण मिलेंगे। और इसको क्या बोले, कृच्छतमम ही कृच्छम, कि कृच्छ से भी कृच्छतम होगा, कि मतलब सबसे सीवियर होगा करके ये। तो ये वर्ड बहुत बार बनता है, कृच्छतमम ही कृच्छम, कि कौन सा मूत्र कृच्छ है जिसको कृच्छतमम करके बोला है, तो आप बोलेंगे संधिपातज मूत्र कृच्छ को कृच्छतमम बोला है। पित्तज में केवल इतना बोला था कि बार बार मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है और कृच्छता के साथ हो रही है। कृच्छतमम ही कृच्छम, ऐसा मूत्र कृच्छ जो कृच्छतम है, किसको बोला है, संधिपातज को बोला है। तो ऐसा रहेगा संधिपातज मूत्र कृच्छ की साध्य साध्यता, है ना, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, कृच्छतम, याप्य, तो बोलेंगे कृच्छतम। बट मैक्सिमम ऐसे बनता है कृच्छतमम ही कृच्छम, किसके लिए कहा गया है, तो बोलेंगे संधिपातज मूत्र कृच्छ के लिए। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं अश्मरी जन्य मूत्र कृच्छ। तो पहले बता रहे अश्मरी की उत्पत्ति कैसे होगी। बोले विशोषित बस्तिगतम सशुक्रम मूत्रम सपित्तम पवनम कफवा, पवनः कफम वा। तो यहाँ पर बोले जो शुक्र है, ओके, वो अगर बस्ती प्रदेश में चले गया है, उसका मतलब क्या, तो मूत्र के साथ, पित्त के साथ, कफ के साथ जब वात क्या करेगा, शोषण करेगा, और किसकी उत्पत्ति करेगा, तो अश्मरी की उत्पत्ति करेगा, है ना। बोले बस्ती प्रदेश में गए हुआ शुक्र पित्त कफ के साथ मूत्र का वायु के द्वारा शोषण, वायु क्या करेगा, शोषण करेगा, वायु क्या करेगा, इनका शोषण, शुष्क करेगा, किसका, तो बोले बस्ती में गया हुआ जो शुक्र है, बस्ती में मूत्र हो गई अपना, बोले बस्ती में जो शुक्र गया हुआ है उसका पित्त के साथ, कफ के साथ, है ना, जो मतलब वात शोषण कर रहा है, उसकी वजह से किसकी उत्पत्ति हो रही है, अश्मरी की उत्पत्ति हो रही है। तो आचार्य चरक ने जो अश्मरी बताया ना, वो एक ही बताया, आचार्य चरक ने अलग अलग नहीं बताया। शुक्र, आचार्य सुश्रुत कितने बताते हैं अश्मरी के प्रकार, चार। चार, है ना, 4 प्रकार। चार प्रकार आचार्य सुश्रुत बताते हैं, वातज, पित्तज, कफज, शुक्रज, ऐसे करके चार प्रकार बताते हैं। और बोलते हैं कि मतलब उनका आधार क्या होता है, एनीवन, कौन सा आधार होता है, कफ होता है ना, जो कफ होता है वो होता है आधार होता है ना। और मतलब वी कैन से तरुण अवस्था, ये यौवन अवस्था में कौन सा मतलब शुक्र ये देखा जाता है, अश्मरी देखा जाता है। वातज पित्तज वार्षिक कफ। कफ। बच्चों में देखा जाता है कौन सा, वातज पित्तज कफज, है ना। यौवन अवस्था में कौन सा देखा जाता है, तो शुक्रज देखा जाता है, शुक्र। या शुक्रज देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे, कभी पूछ लिया कि आचार्य चरक के अनुसार अश्मरी के कितने प्रकार, तो आप बोलेंगे चरक के अनुसार एक ही प्रकार। चरक ने एक ही में सभी को इंक्लूड कर लिया, क्या बोले, बस्ती में जब शुक्र जा रहा है ना, उसका मूत्र के साथ, पित्त के साथ, कफ के साथ वायु शोषण कर रहा है, जिसकी वजह से अश्मरी की उत्पत्ति हो रही है। तो इन्होंने एक ही प्रकार बता दिया, आचार्य चरक ने अश्मरी एक ही प्रकार का बताया। आचार्य जो सुश्रुत है वो अश्मरी के चार प्रकार बताते हैं, वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज करके ऐसे चार प्रकार बताए। संधिपातज ने क्या बताते हैं, शुक्रज बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया अश्मरी की उत्पत्ति कैसे हो रही है। चरक के अनुसार अश्मरी के प्रकार कितना, एक। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अश्मरी के प्रकार कितने, चार। ध्यान में रखो ये बात, ओके। फिर यहाँ पर बता रहे अश्मरी कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, तो बोले कदम व पुष्प आकृति। कदम हम देखते हैं ना, कदम के फ्लावर्स वगैरह होते हैं, जो कैसे होते हैं, उसके ऊपर मतलब ऐसे कांटे कांटे से जैसे निकले हुए रहते हैं, है ना। तो बोले कदम पुष्प आकृति, अश्मतुल्य की पत्थर के समान हो गए, कैसे हो गए, स्मूथ हो गए। फिर कैसे हो गए, ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, अलग अलग बता रहे हैं, है ना, कि कदम पुष्प आकृति की मतलब कैसे है, तो जिसके ऊपर मतलब कांटे वगैरह जैसे ऐसे, है ना। फिर बोले पत्थर के समान हो गए श्लक्षणा, या फिर स्मूथ हो सकते हैं, या फिर कैसे होते हैं, तो ट्रायंगुलर हो सकते हैं, त्रिपुटी मतलब ट्रायंगुलर, है ना। त्रिपुटी किसका पर्याय, त्रुटि, त्रिपुटी, एला। एला, है ना। रेफरेंस एला के लिए देखते हैं हम त्रिपुटी, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कदम्ब पुष्प आकृति, अश्मतुल्य, श्लक्षणा, त्रिपुटी अथवा अभी मृद्वी, या फिर मृदु मतलब सॉफ्ट हो सकती है। तो यहाँ पर मतलब एक ही प्रकार की अश्मरी बता रहे और उसके बता रहे कि मतलब कैसे कैसे स्वरूप में हो सकती है करके। तो बोले कदम पुष्प के आकृति का वाला हो सकता है, पत्थर के समान हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, तो मृदु हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है ना। मूत्र से चेत मार्गम उपैति रुत्वा मूत्रम रुजम तस्य करोति बस्ता, है ना। तो बोले मूत्र मार्ग में क्या करेगा, ये अवरोध करेगा, और बस्ती प्रदेश में क्या करेगा, तो रुझा करेगा। अश्मरी की वजह से क्या हो रहा है, बस्ती प्रदेश में रुझा हो रही है ना। इसके पहले हमने मूत्र कृच्छ के वातज, पित्तज, कफज वगैरह सब देख रहे थे। वातज मूत्र कृच्छ में हम देख रहे थे वंशन, बस्ती, बेडर प्रदेश में क्या हो रही थी, तो रुझा हो रही थी, और अल्प मात्रा में बार बार मूत्र का त्याग कर रहा था।
पित्तन में कैसे था, पीत वन का स रक्त मूत्र की प्रवृत्ति हो रही थी, कृच्छात मोह मोह बार बार मूत्र की प्रवृत्ति थी डिफिकल्टी से। कफज में क्या हो रहा था, तो मतलब बस्ती और लिंग प्रदेश में गुरुता और शोध हो रहा था, इंपॉर्टेंट वहां पर। सन्निपातन में हमने देखा था कृच्छतमम ही कृच्छम। अब क्या बता रहे, और भी शूल बता रहे, कहां पर, तो बोले सेवनी मेहन बस्ती शूलम, ये याद रखोगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेवनी है ना, पीनिस के अधोभाग में, वहां पर क्या होती है, सूचस टाइप की होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेवनी। शरीर में टोटल सेवनी कितने होते हैं, 7 सात। है ना, शिरा भाग में कितने होते हैं, 5। एक अपने हो गए मेढ्र में, और एक कहां पर, जीवा जीवा है ना, जीवा के अधोभाग में, जो जीवा बंद करके जो अपने वाग्भट बता देता ना, इसमें 10 प्राणांतर में, वही है ना। तो सेवनी कितने होते हैं, 7। तो यहाँ पर सेवनी मतलब मेढ्र प्रदेश की सेवनी की बात चल रही है ना। तो बोले सेवनी मेहन बस्ती शूलम, ओके, कि अश्वरी की वजह से शूल कहां पर हो रहा है, सेवनी मेहन और बस्ती प्रदेश में शूल हो रहा है। विशिन्न धारम च करोति, और मतलब मूत्र का धार कैसे होगा, एक धार में नहीं निकलेगा, है ना, जो स्ट्रीम होगी एक धार नहीं होगी, मल्टीपल मतलब धार निकलेगा, विशिन्न धारम वगैरह करके, कि टूट टूट कर निकल रहा है करके, है ना। बोले दो धारा के रूप में, है ना, विषीर्ण हो गई है। ऐसे मतलब क्यों, बीच में स्टोन आ गया है, तो स्टोन की वजह से धारा कैसे हो गई है, टूट गई है, विषीर्ण हो गई है। फिर क्या बता रहे, मृत गाति मेड्रम सातु वेदनार्थो, और बोले पेन की वजह से क्या करेगा पेशेंट, मेड्र प्रदेश का मर्दन करेगा। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल सिम्टम, कि अश्वरी का पेन वगैरह होगा, तो जैसे हम वेदना लक्षण देखते हैं ना, एक बच्चा होता है बोल नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, जहां पर पेन हो रहा है वहीं पर मतलब कुछ ना कुछ स्पर्श करता रहेगा, वहीं पर मर्दन करता रहेगा, है ना। जैसे हमने देखा था कर्ण नासा अक्षी मर्दन, किसका लक्षण था, कुकुनक, कुकुनक बच्चों में हो रहा है। दुष्ट स्तन्य जन्य देखते हैं हम, दंत उत्पत्ति जन्य वगैरह देखते हैं, है ना। आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या देखा था हमने, कुकुनक दंत उत्पत्ति। है ना, दंत उत्पत्ति जन्य। सुश्रुत उसको दुष्ट स्तन्य जन्य मानते हैं। कुकुनक को कौन से गतरोग में हमने देखा था वाग्भट के अनुसार, वर्धमगत वर्तमगल, है ना। तो वहां पर भी बच्चा क्या कर रहा था, कर्ण नासा अक्षी में मर्दन कर रहा था, है ना, क्योंकि वहां पर उसको इरिटेशन वगैरह हो रहा था। यहाँ पर भी पेन हो रहा है ना, मेडर प्रदेश में वगैरह पेन हो रहा है, तो वहां पर क्या करेगा वो, तो मर्दन करेगा, तो इतना लक्षण आ जाएगा। मृत गाति मेडरम सातु वेदनार्थो, कि वेदना की वजह से मेडर प्रदेश का मर्दन कहां पर, बोले अश्मरी में, है ना, आ जाएगा। किसमें हो रहा है, तो अश्मरी में। फिर क्या बोला, मोह शकृत मुंचती में हतेचा, बार बार मतलब क्या, कि पुरुष का त्याग और मूत्र का त्याग करने जाएगा, है ना। यहाँ पर रेफर टाइप का पेन हो रहा है, एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग, कि जहां पर भी रिनल स्टोन्स वगैरह होते हैं, पेशेंट बार बार मतलब कि पुरुष का त्याग और मूत्र का त्याग वगैरह करने के लिए जाता रहेगा, है ना। तो ये लक्षण भी आ सकता है, मोह शकृत मुंचती। हम बोलेंगे भाई शकृत मुंचती, बार बार पुरुष का त्याग का अश्मरी से क्या लेना तेरा, दैट इज ड्यू टू रेफर्ड पेन, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस वगैरह बढ़ गई है ना। तो पेशेंट थिंक्स कि मतलब उसको क्या हो रहा है, तो मतलब मल का त्याग की मतलब ये आ रही है, वी कैन से वेग वगैरह आ रहा है करके। तो इसके लिए बार बार वो क्या करेगा, मल का त्याग करने जाएगा, बार बार मूत्र त्याग वगैरह करने जाएगा, है ना। तो ये सब लक्षण इंपॉर्टेंट है। ससेवनी मेहन बस्ती शूलम, मेहन दैट इज मेडर प्रदेश में सेवनी के साथ, और बस्ती प्रदेश में भी क्या हो रही है, तो शूल हो रही है। धार कैसे हो गई, अपने विषय स्ट्रीम कैसे हो गई, टूट गई है ना। और वेदना की वजह से पेशेंट क्या कर रहा है, मेडर प्रदेश का मर्दन कर रहा है, और पेशेंट बार बार पुरुष और मतलब मूत्र का त्याग करने के लिए जा रहा है। ये सब अश्मरी के लक्षण में, है ना। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, कोई डाउट यू कैन आस्क एनीवन। चलो बाय।